शुभ संध्या दोस्तों। मैं गाजियाबाद से नंदिनी श्रीवास्तव आप सबके बीच शाम 5 बजे रविवार का दिन अपने उसी कार्यक्रम आपकी बात नंदिनी के साथ आप सभी का सिटी अपडेट के इस कार्यक्रम, इस साक्षात्कार, इस टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, कभी मैंने एक दोहा कहा था कि अपनी अपनी सब कहें बजा बजा कर ढोल, अपनी अपनी सब कहें बजा बजा कर ढोल, औरों के दुख दर्द का नहीं किसी को मोल, औरों के दुख दर्द का नहीं किसी को मोल। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको तीन ऐसे कवियों से, तीन ऐसे साहित्यकारों से मिलवाऊंगी जो कलम को बजा करके, कलम की आवाज है, जो साहित्य की आवाज है, जो शब्द की आवाज है, और वो अपने शब्दों से प्रेम, दर्द, पीड़ा सब कुछ लिखते हैं और उनकी बातों का जो असर है वो लोगों तक पहुंचता है और वो इस बात को चरितार्थ करते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो आइए हम अपने उन तीन मेहमानों से मिलते हैं, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे आज के जो पहले मेहमान हैं उनका नाम है अजात शत्रु जी, जो झीलों के शहर उदयपुर से हैं। आजाद जी गीत, गजल, मुक्तक, छंद सभी के लिए देश विदेश सभी जगह बहुत जाने पहचाने जाते हैं। मंचों का और टीवी का एक बहुत बड़ा चेहरा है, एक बहुत बड़ा नाम है। मैं अपने इस कार्यक्रम आपकी बात नंदिनी के साथ में उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। नमस्ते, बहुत बहुत आभार आप सबका। और मुझे खुशी हुई इस बात की कि आपका ये कार्यक्रम जो है वो फेसबुक पे इन दिनों काफी सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, लोग इससे प्यार करते हैं और कई सारे अच्छे चेहरे, चर्चित नाम और नवोदित कई लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। क्योंकि आपने जो आग्रह किया था, मैं आपके आग्रह को इसलिए भी नहीं टाल सकता क्योंकि आप एक देश की मौलिक कवयित्री हैं और आपने एक दो मुलाकातों में मैंने आपको सुना तो मुझे लगा कि नहीं, साहित्य की दुनिया में एक सार्थक कार्य आप इन दिनों कर रही हैं, जबकि लॉकडाउन में पूरी दुनिया सिमटी हुई है। अब तो धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ है, मौसम खुल रहा है, लेकिन बावजूद इसके कुछ सरोकार, कुछ अपनी मिट्टी की बात, अपने संस्कारों की बात जो की जाती है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलिए इसी के तहत कुछ संवाद जारी है। तो मैं आप सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत अभिवादन और आपके इस पूरे कार्यक्रम को बहुत अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बहुत शुक्रिया आजाद शत्रु जी। बहुत सारे श्रोता हमसे जुड़ गए हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, आपको प्रणाम प्रेषित किया जा रहा है और आप सभी का प्रणाम मैंने आजाद जी तक पहुंचा दिया है। और आज की हमारे जो दूसरी मेहमान होती हैं उनका नाम होता है डॉक्टर अंजू जैन जी, जो गाजियाबाद से हैं पर मूलतः वो मेरठ की रहने वाली है। अंजू दीदी मौलिक कवित्री हैं, वो अपनी कविताओं में संस्कार की बात करती है, जैसा कि आजाद शत्रु जी ने कहा। उनकी कविताओं में माँ है, बहन है, बुजुर्ग है, प्रेम भी है, श्रृंगार भी है, सब कुछ है। आप सुनेंगे आगे उनकी यात्रा को समझेंगे और उनकी कविताओं को समझेंगे तो आपको लगेगा कि अंजू जैन जी कैसा लिखती हैं, उनकी काव्य यात्रा क्या है। मैं सिटी अपडेट के इस कार्यक्रम में उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत आभार नंदिनी, मुझे इनवाइट करने के लिए। और मेरी छोटी बहन की तरह है नंदिनी, बहुत अच्छा लिख रही है इन दिनों, बहुत अच्छी गजलें कह रही है, बहुत अच्छे गीत। जब जब भी मुझे पढ़ने को, सुनने को मिलता है तो दिल को एक अजीब सी, अलग सी खुशी महसूस होती है। और तुम बहुत ऊंचाइयां छुओ और तुम्हारा ये कार्यक्रम और लोगों तक पहुंचे, बहुत लोगों तक पहुंचे। तुम्हारी बात ऐसे ही लिखती रहो और मुझे इस कार्यक्रम से जुड़कर वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। जी दीदी, पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप हैं आजाद शत्रु जी हैं, आप सबकी दुआएं, आप सबका आशीर्वाद निसंदेह मेरा साथ देगा। और हमारे जो आज के तीसरे मेहमान हैं युवा शायर हैं, उनका नाम है सुमित दिलकश जी, जो मूलतः कानपुर से हैं, नोएडा में रहते हैं। बहुत सारे टीवी चैनल्स और कवि सम्मेलनों में देखे जाते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए वो क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ संदेश दे करके जाएंगे, ये हम उनसे आगे सुनेंगे। फिलहाल तो हम उनका अपने इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत शुक्रिया नंदिनी जी, बहुत प्रणाम बड़ी बहन अंजू जी को और बड़े भाई आजाद जी को। और बहुत कम लोग ऐसे जिंदगी में होते हैं जो अधिकार पूर्वक आदेश देते हैं और जिनके आदेश को टाला नहीं जा सकता। हम जैसे बेतरतीब शायर जो लगभग हाँ कम करते हैं, मना ज्यादा करते हैं,
तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मुखातिब होकर आज। बहुत सार्थक चर्चा रहेगी। तो बहुत शुक्रिया मुझे अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए। बहुत स्वागत है सुमित जी। और चलिए, श्रोताओं का एक बार मैं फिर बहुत जो है शुक्रिया अदा करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ और इस चर्चा को, इस साक्षात्कार को आगे बढ़ाती हूँ। और पहले प्रश्न को लेकर के झीलों के शहर में चलते हैं और अजातशत्रु जी से पहला प्रश्न ये करती हूँ कि अजातशत्रु, कवि अजातशत्रु कैसे बने, उनके अब तक की साहित्यिक यात्रा कैसे तय हुई, कविता लिखने का आरंभ कब से हुआ, किससे प्रेरित होकर के हुआ? नंदिनी जी, मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पे कविताएं लिखी पढ़ी जाती। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और मेरे बड़े भाई सब लिखने पढ़ने वाले, और मेरी बड़ी बहन पुष्पा राव, वो भी कविताएं लिखती थी और उन्होंने मुझे नाम दिया अजातशत्रु। वो कहता है कि किसी कुम्हार के बेटे को बताया नहीं जाता है कि ये मटका घड़ा कैसे बनाया जाता है, या किसी दर्जी के बच्चे को। तो उसी तरह से मुझे ये सब चीजें संस्कारों मिली, मेरा परिवेश ऐसा था। इसलिए मैं अगर कविता लिखने का काम अगर कर रहा हूँ तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से ये सब देखा हुआ है। बाल कवि के रूप में मंचों पे आ गया था, इसलिए ये मेरा एक सौभाग्य है कि कम उम्र में कवि सम्मेलन के मंच पे आ जाने से थोड़े अनुभव ज्यादा हो गए। ये अलग बात है कि जब मैंने देखा, समझा, देश दुनिया में गया, तो ये महसूस भी हुआ कि जब आप पूरी दुनिया देखते हैं या अच्छे कवियों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब आपको पता लगता है कि आप खुद कितना कम जानते हैं। तो वो ऐसा धीरे धीरे जाके, शुरू में आपको लगता है आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब थोड़ा जानना शुरू होते हैं तब आपको पता लगता है कि आप कितना कम जानते हैं। बहरहाल, मैं एक ऐसे शहर से हूँ, अंजू जी, सुमित, दिलकश, आप सब शायद उदयपुर शहर के बारे में आपने सुना होगा। अभी तो पहले ही दुनिया के 7वें नंबर पे आया है सबसे सुंदर शहरों में झीलों की नगरी उदयपुर। तो अगर आप में थोड़े एहसास है, थोड़ी संवेदनाएं हैं, थोड़ी करुणा है, तो करुणा, एहसास, संवेदना और इनका कॉकटेल कर लें आप, तो कविताएं कहीं न कहीं अंदर से निकल जाएगी। अगर आपका भावुक मन है और आप इन सब चीजों को किसी कैनवास पे एक अच्छे से कर पाते हैं और वो चीज लोगों तक पहुंचती है। एक तो अच्छे कवि मैंने बहुत देखे, मैं तो अभी भी कविता की पाठशाला का अपने आप को एक अदना सा विद्यार्थी समझता हूँ, किंतु मैंने इतने अच्छे कवि देखे जो बहुत अच्छा लिखते थे, मगर वो इतना प्रस्तुति नहीं कर पाते थे, इसलिए कवि सम्मेलनों की दुनिया में वो इतने सुर्खियों में या इतने वो चर्चित नहीं हुए। किंतु अच्छा लिखना अपना महत्वपूर्ण है और हम उनका लोहा आज भी मानते हैं। किसी की बात अप्लाई हो जाती है, कोई पहुंच जाता है, कोई पहुंच नहीं पाता, ये अलग बात है। जैसा हमारे भाई का एक शेर में अक्सर कहीं कहीं कोड करता हूँ, वसीम जी कहते हैं कि कौन सी बात कहाँ पे कैसे कही जाती है, ये सलीका हो। तो चूंकि मेरे दोनों मित्र साथी जो हैं यहाँ पे इस पटल पे, अंजू जैन जी हैं, सुमित से परिचय है, अंजू जी से मैं क्षमा चाहता हूँ, शायद मेरा परिचय ऐसे होगा नहीं, किंतु इनके नाम से मैं परिचित हूँ और बड़ा अच्छा लगा इस पटल पे आज अंजू जी आप भी हैं, मौजूद हैं। और नंदिनी जी, आपसे मैं 2 बार, सबसे पहले मैं हरिद्वार में आपसे मिला था कवि के उस समारोह, और दूसरी बार आपसे मेरी मुलाकात हुई। और उसी दौरान जब मैंने आपकी कविताएं सुनी, पढ़ी, तो मुझे लगा कि नहीं, आप जो एक काम कर रही हैं वो कवि सम्मेलन की दुनिया में उस चकाचौंध से अलग एकांत, जैसे कहते हैं स्वांतः सुखाय, तो स्वांतः सुखाय की प्रक्रिया में मन को, चित्त को, आत्मा को अच्छा लगने वाला जो काव्य है उसका सृजन जब आप करते हैं तो हमें भीतर से एक, इसे कहते हैं, वो अनुराग निकल के बाहर आता है और हमें अच्छा लगता है। जी, तो कविता बिल्कुल, आपका प्रश्न जहां था मैं वहीं आ रहा हूँ। कविताएं शुरू उन्हीं दिनों में हो गई थी जिन दिनों हम थोड़ा बहुत कुछ समझ हमारी शुरू हुई थी स्कूल के दिनों में, और ये सौभाग्यशाली कम उम्र में मंचों पे आ गया था। जी जी जी, तो सच में ये आपका बहुत ये सौभाग्य सच में है कि जो है संस्कार में ही कविता मिली आपको। और बस इसी तरह के कुछ प्रश्न को लेकर के मैं
अंजू जैन जी के पास भी आती हूँ, जिन्हें मैं बहुत प्यार से दीदी कहती हूँ, और मुझसे औपचारिकता नहीं हो रही है कि मैं अंजू जी कहूँ उनसे, तो मैं अंजू दीदी के पास आती हूँ और आपसे भी यही पूछती हूँ कि मेरठ की अंजू जैन, अंतरराष्ट्रीय कवित्री मेरठ अंजू की नहीं, जैन मेरठ कैसे की बन गई? क्रांति धरा मेरठ की। जी, क्रांति धरा से हूँ, ये बात सच है। और जी। अजीत भाई जैसा कि कह रहे थे, वो मेरे नाम से परिचित है, और मुझसे इसलिए परिचित नहीं है क्योंकि मैं फेसबुक पर एक्टिव नहीं हूँ, और मंचों पर चांस की बात है कि आपसे मुलाकात नहीं हुई। मैं भी आपके नाम से परिचित हूँ, आपकी रचनाओं से भी परिचित हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज सुमित भाई और आजाद जी के साथ मुझे नंदिनी ने यहाँ पर इनवाइट किया इस पटल पर। और क्योंकि नंदिनी मेरी छोटी बहन है, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है, ये मैं एक बात मानती हूँ, आप पूरे विश्व में कहीं हो आइए, जाने कितने मंचों पे पढ़ा, लाल किले से पढ़ा, और जब आप अपने घर में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आपकी सही परीक्षा, सही बात हो रही है। तो मुझे बिल्कुल नंदिनी के साथ ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने घर के, मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठी हूँ, ऑब्वियसली ड्राइंग रूम में ही बैठी हूँ, और मैं अपनी छोटी बहन से बातचीत कर रही हूँ, अपने 2 भाइयों से बात कर रही हूँ। इतने सारे श्रोता जुड़े हुए हैं, वो दिख नहीं रहे, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अगर कहूँ तो मेरी कहानी आजाद भाई से बिल्कुल उल्टी है। कविता का संस्कार परिवार में, वैसे संस्कारी परिवार था, बहुत मेरे जो पिता थे वो आरएसएस से जुड़े हुए थे, तो घर का बड़ा संस्कारी माहौल था, लेकिन कविताओं से मेरे परिवार का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। मैं 11वीं की छात्रा थी जब 11वीं में पढ़ती, तो छायावादी कवि आपने सबने पढ़े होंगे, यूपी बोर्ड की किताबों में पढ़ने को मिलते ही थे, दिनकर जी और सुमित्रानंदन पंत जी और महादेवी वर्मा, इन सबको, जयशंकर प्रसाद जी। तो स्पेशली छायावादी कवि जो थे वो बड़े, जब हमारी टीचर थी इंदिरा कपूर, जब वो पढ़ाया करती थी, तो मैं कहीं कविता के साथ साथ यात्रा करती थी, जहां वो गीत चलता था वहीं वहीं मैं हुआ करती थी, मैं क्लास में नहीं होती थी। पर वो कब बाल मन पर वो कविता अंकित होती चली गई और कब मेरे अंदर वो शब्द फूट पड़े, मैं उसका पूरा श्रेय इंदिरा दीदी को देना चाहूंगी। मैं उन्हें दीदी कहती हूँ, और शायद अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं 3-4 साल पहले उनसे मुलाकात हुई थी, और अभी ऐसा मुझे पता लगा कि वो इस दुनिया में नहीं है, पर उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। और इस तरह से कविताओं का जो कहना चाहिए बीज, वो मेरी क्लास से मुझे पड़ा। और फिर एक और अध्यापक थे हमारे, इंग्लिश के प्रोफेसर थे शिव कुमार शर्मा जी। तो उन्होंने मैं जो मेरी कॉपी थी इंग्लिश की, उसके कॉपी के पीछे मैंने कुछ अपनी जो भी कच्ची पक्की कविताएं कुछ कह लीजिए तो लिखी उसके पीछे, और वो सबमिट कर दी उन्हें, जैसा कि सब बच्चे करते थे। और उन्होंने सब बच्चों की कॉपी दे दी और मुझे मेरी वापस नहीं की, बोला कि तुम क्लास के बाद आकर मिलना। तो मुझे लगा कि आज तो कुछ ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई है, और लगता है क्लास पढ़ने वाली है। और हालांकि अच्छे बच्चों में थे, पढ़ाई वढ़ाई में अच्छे ठीक ठाक से थे, पर फिर भी एक डर होता है ना कि कुछ ना कुछ तो ऐसा गलत हुआ है कि जो मुझे मेरी कॉपी नहीं मिली है। तो फिर उन्होंने क्लास के बाद मुझे बुलाया और मुझसे पूछा कि ये जो पीछे लिखी हुई है कविताएं, क्या ये तुमने लिखी हैं? तो मैंने भी डरते डरते कह दिया कि हाँ सर, लिखी तो मैंने ही है। तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत हौसला अफजाई की कि इसको बंद मत करना, लिखते रहना। तो मैंने कहा सर मैं तो ऐसे ही बस जो मन में आता है वो लिख देती हूँ, ठीक ठाक लिखा है। बोले जो तुम्हारी उम्र है उस हिसाब से बहुत अच्छा लिखा है। तो ऐसा प्रोत्साहन मुझे मिलता रहा। और बस जो भी स्कूल कॉलेज से यात्रा चलती रही, स्कूल में जब मैं बता रही हूँ जैसे कि 11th-12th में थी, तो मुझे लगता है कि पूरा वाकया ही सुना दूं क्योंकि हमें सुमित भाई तक जाना है। फिर बात आई स्कूल मैगजीन। हाँ, एक स्टांस में मैंने कहा बता देती हूँ पूरी बात, नंदिनी का काम हल्का कर देती हूँ कि उसको बार बार नहीं पूछना पड़ेगा। तो स्कूल मैगजीन के लिए मुझे कहा गया, मुझसे क्या सभी बच्चों को था कि कुछ ना कुछ आप अपनी उसके लिए दें स्कूल मैगजीन में छपवाने के लिए, लेकिन मौलिक होना चाहिए। अब जो मैंने लिखा हुआ था, तो क्योंकि जैसा कि मैं बता रही हूँ कि छायावादी कवियों का मेरे बाल मन पर बड़ा प्रभाव था, तो एक कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। तो मैंने लिखा कि शुष्क जलज के पत्तों पर ओस के कण कुछ यूं फिसले, शुष्क जलज के पत्तों पर ओस के कण कुछ यूं फिसले, मनो निराश निशा के अकस्मात अविरल आंसू बह निकले। तो ये पूरा वो था।
और मैं जब ये लेकर के गई तो मेरी जो हमारी जो टीचर जो कोऑर्डिनेटर थी, उन्होंने कहा ऊपर से नीचे तक, पहले तो उन्होंने मुझे देखा और फिर बोली कि ये तुमने लिखा है। तो मैंने कहा लिखा तो मैंने ही है। हम लोग दीदी कहा करते थे, उस समय मैम का तो कल्चर नहीं था, और तो हमने कहा दीदी लिखा तो मैंने ही है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, ये तो देखते हैं छपेगी कि नहीं, एक सांध्य काल पर लिख कर लाओ, 2 घंटे में मुझे लाकर देना छुट्टी होने से पहले। और हम क्लास में लौट करके आ गए। और अब जब किसी से कहा जाए कि आप लिखिए तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फिर भी खैर मैंने आधा 1 पीरियड के बाद जो 5 मिनट का समय मिला, और उसमें मैंने लिखा कि मैं लाली हूँ सांध्य काल की, मैं लाली हूँ सांध्य काल की, ना परिचित हूँ। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं लाली हूँ सांध्य काल ही की, ना अभिहित हूँ रैन दिवा से, परिचित हूँ बस अपने आप से, शांत रूप बन गई हूँ मैं, जलती जलती तेज ज्वाल की, मैं लाली हूँ सांध्य काल की। तो इस तरह से बहुत प्यार मिला और वो यात्रा चलती रही और शुरू हो गई इस तरह से। फिर तो कॉलेज तक गई। कॉलेज में तो फिर बहुत पुरस्कार भी मिले, और मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय भारत भूषण जी ने मुझे मेरे एक गीत पर पुरस्कृत भी किया, मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। और इस कविता ने ही कहीं ना कहीं मुझे मिस फ्रेशर का अवार्ड भी दिलवाया कॉलेज में, क्योंकि तो बहुत कुछ इस कविता ने, माँ वागीश्वरी की कृपा से बहुत कुछ मिला। जी दीदी, इसी प्रश्न के साथ मैं सुमित के पास भी पहुंचती हूँ। और सुमित द्विवेदी, सुमित दिलकश कैसे बन गए, कब बन गए? दिलकश कैसे बने? सुमित तो थे, दिलकश कैसे बने? हाँ, ये दिलकश कैसे बने? तो इसका तो नंदिनी जी, जैसा आपने तो पूरा सफर देखा हुआ है, और आजाद भाई भी क्योंकि यहाँ पे हैं, बड़ी बहन अंजू जी भी हैं, कोई ऐसी बड़ी फैंसी स्टोरी नहीं है सुमित दिलकश से, सुमित द्विवेदी से और दिलकश तक के सफर में, लेकिन सबके जिंदगी में कोई ना कोई पल ऐसा आता है जहां से वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू होता है, व्यक्ति और व्यक्ति का व्यक्तित्व। तो जैसा कि हमारी पढ़ाई थी, आपको पता ही है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई 6 साल करी, तो उर्दू और फारसी तो बहुत दूर की बात थी, हिंदी का कोई राब्ता नहीं था वहां पर। तो वहां फिर माइग्रेट होकर आए कानपुर से और दिल्ली में नौकरी ढूंढने के लिए। और नौकरी जब पहली ठोकर लगी, जब मार्केट में आए और 600 लोगों के बीच में कॉम्पिटिट किया, पहली ठोकर लगी और वहां से रिजेक्ट होकर निकले, तो रोए तो नहीं, लेकिन हाँ आंखें नम थी। और आते आते फिर कुछ पंक्तियां हुई, तो वहां से लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। और फिर 4-6 महीने होते होते हमने कहा जब लिख ही रहे हैं तो क्यों ना सीख कर लिखा जाए, क्योंकि उस समय तक मात्राएं, मीटर, बहर, इन सब की कोई जानकारी थी नहीं। और मुझे बड़े अच्छे से याद है, सन शायद 15 या 16 था, दिल्ली एनसीआर के अंदर जो मैंने पहली गोष्ठी पढ़ी थी वो आपके ही घर पे थी। और वहां से जो सफर शुरू हुआ, तो लोगों ने, एक हमारी मित्र हैं लखनऊ की, उनको इस बार राष्ट्रपति सम्मान भी मिला है शिक्षा के लिए, उन्होंने एक बार मुझे बोला कि तुम्हारी रचनाएं बड़ी दिलकश होती हैं, और वहां से उन्होंने सुमित दिलकश लिख दिया। तो आजाद भैया सुमित द्विवेदी हटाकर, क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप रचनाकार हो गए, देश का हाल सबको पता ही है, जाति धर्म फलाना ठिकाना। पहले जब दुबे थे, मतलब सुमित द्विवेदी जी, सुमित द्विवेदी। तो फिर हमने अपने नाम से सरनेम को हटाया, क्योंकि जब आप कलम उठा लेते हैं तो फिर आप किसी जाति मजहब के रह नहीं जाते। तो बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि मेरा परिकर क्या है, अब लोग सिर्फ सुमित दिलकश जानते हैं, जिसकी वजह से आप इतने मेहनती लोगों के साथ भी मुझे स्थान मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि द्विवेदी को दिलकश बनने के लिए कितने उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। वो किसी का बड़ा शेर है आजाद भैया, कि हिज्र का एक शेर होने में, सुनिएगा अंजू दीदी और गंगी जी, हिज्र का एक शेर होने में वस्ल के लाख शेर होते हैं। क्या बात है, तो लाख शेर हुए हैं तब जाकर ये द्विवेदी हटकर दिलकश बना, और आप लोग इतना प्यार दे देते हैं। और अच्छाई ये रही, जो मुझे लगता है, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी की कृपा तो आप लोग के आशीर्वाद से पहले से ही थी, सरस्वती की कृपा यूं हुई कि आप लोग भी 20 साल से हैं, लोग लिखते रहते हैं। आजाद भैया ने भी जिक्र किया कि लोग लिखते रहते हैं, हमने कभी सोचा नहीं था मंचों पर आएंगे,
और न कभी वो हमारी आखिरी मंजिल थी और ना आज है। मंजिल शायरी थी और जिसको पाने की कोशिश कर रहे हैं, और रोज ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि वो मंजिल हमें ना मिले, क्योंकि अगर मिल गई तो सफर खत्म हो जाएगा। तो बस मंजिल, मुझे एक पंक्ति याद आती है कि मंजिल मंजिल करती दुनिया, मंजिल सी कोई शे नहीं, जिसको देखा चलते देखा पहुंचा तो कोई है नहीं। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है ना। जो रख लोगे दिल की दिल में, उलझोगे ज्यादा मुश्किल में, रास्ते चक्कर काट रहे हैं कुछ तो दम होगा मंजिल में। तो अगर चक्कर काट रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि देवी का मंदिर है, आप ऊपर जाते हैं पहाड़ों पे देवी के मंदिर और सीढ़ियां चढ़ते हैं। जो रख लोगे दिल की दिल में, उलझोगे ज्यादा मुश्किल में, रास्ते चक्कर काट रहे हैं कुछ तो दम होगा मंजिल में। तो कई बार कुछ जो संघर्षों के बाद में जो उपलब्धि मिलती है उसकी खुशबू कुछ अलग होती है, उसकी महक कुछ अलग होती है। निश्चित रूप से संघर्ष। और जो मैं बात बोल रहा था, अगर मैं कंप्लीट करूं, कि संघर्ष तो नो डाउट होता ही है और साथ में किस्मत भी चलती है, क्योंकि संघर्ष बहुतों का है और बहुत ईमानदार संघर्ष है। 20 साल लोग लिखते रहते हैं और बेहतरीन लिखते हैं और उपलब्धि नहीं मिलती है, लोकप्रियता नहीं मिलती है अपने साथ। क्योंकि हमारे पास अजात शत्रु जी जैसे बड़े भाई थे, नंदिनी श्रीवास्तव जी जैसी भाभी थी, और भी बहुत लोग थे कि हमको 2 या 3 साल में माँ सरस्वती ने बोला कि तुम मेरे बेटे तो हो ही, और साथ में मंचों से भी, और तमाम, चाहे आज तक रहो, जी न्यूज रहो, तमाम जगह। हालांकि वो उपलब्धि नहीं है, लेकिन हाँ एक मुखातिब तो हुए लोगों से, लोगों ने जानना शुरू किया, तो वो भी है साथ में। तो कम समय में थोड़ा 2-4 लोग जान गए कि हाँ तुम हो। ये है सफर पूरा अभी तक का। सबके अपने अपने भाग हैं, सबके अपनी अपनी लकीर हैं। किसी को संघर्ष करने में बहुत वर्ष लग जाता है अंजू दीदी, और कोई जो है कुछ अच्छी संगत मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाते हैं तो कम समय में ही, वो कहते हैं ना कि क्रैश कोर्स हो जाता है। हाई स्कूल और इंटर के बच्चे क्रैश कोर्स होता है नंदिनी जी, लेकिन क्योंकि अब मैं ज्यादा बोलना चाह भी नहीं रहा हूँ, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मेरा मानना है कि साधना बहुत जरूरी चीज है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने कभी एक बार एक बहस चल रही थी मेरी कि कविता तो भाव ही है, तो मैंने उनको जवाब दिया कि काव्य केवल भाव या फिर कल्पना है, ये मिथक है और कोरी सांत्वना है। व्याकरण में बांधकर उद्गार दिल के, बोलना लिखना सतत एक साधना है। तो ये सतत साधना है। आप ये नहीं कि 4 साल साधना की, लोकप्रियता मिल गई और आप ठंडे हो गए। आपको होता हूँ अगर रहना है तो साधना रत रहना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। बिल्कुल। जहां तक लगता है साधना की बात की ना, अंजू जी बैठे हैं आप, मुझे कई बार लगता है प्रकृति में 3 तरह के लोग होते हैं, एक गुलाब की तरह, एक आम की तरह, एक कटहल की तरह। गुलाब जो सिर्फ फूल देता है, फल नहीं देता। आम जो फूल भी देता है, फल भी देता है, और कटहल जो सिर्फ फल देता है। यानी कि मनुष्य की प्रकृति 3 तरह की होती है, एक वो जो सिर्फ कहते हैं करते नहीं, एक वो जो कहते भी है और करके भी दिखाते हैं, और तीसरे वो होते हैं जो कहते कभी नहीं है, सिर्फ करके दिखाते हैं। ये चीजें प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें हैं। कुछ लोग अपनी साधना को, जैसा कि तुमने कहा, साधना जो है वो भीतर का एक अनुराग है, भीतर चलता रहता है, वो जिसके साथ में चलती रहती है निरंतर। लेकिन आप अगर किसी एक पथ पे, जैसे कह रहे एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, कविता भी लिख, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, संगीत पे गिटार भी बजा रहे हैं, ऐसा नहीं, कोई एक पथ आपको चुनना पड़ेगा। निश्चित रूप से। जी आजाद जी, जी आजाद जी। और अगले प्रश्न के साथ मैं आजाद जी के पास ही आती हूँ कि आपको जहां तक जान पाई हूँ, आपकी कविताओं को जहां तक पढ़ा है मैंने सोशल मीडिया में, तो आप कवि मतलब मंचीय भी लिखते हैं और साहित्यिक भी लिखते हैं। मंचीय कविता, साहित्यिक कविता, दोनों में खासा अंतर होता है। तो ये सामंजस्य कैसे बैठता है, जबकि आप जो है भारत के इसकी मेरे मोबाइल की बैटरी जो है वो जा चुकी है। हाँ। तो मैं इसका वो दिखा देता हूँ इसको साथ साथ, ताकि अपनी बात भी चलती रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा आसान है।
माफी जी। चाहूंगा, अब मैं जी, कोई यहाँ आ बात गया हूँ। मैं जो आपका सवाल था, दरअसल मैं साहित्यिक गलियारों से आया हुआ हूँ। मैंने नवगीत लिखे जी। शुरू में, उसके बाद में राजस्थानी कविताओं से हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पे आया। किंतु जब मैं मंचों पे यह देखता था कि कुछ हास्य कवि सिर्फ चुटकुलों से जम रहे हैं और उनके पास कविता सामग्री, उनको कवि कहना भी अपने आप में अजीब सा लगता था, और वो ऐसी ऐसी बातें करके जम जाते थे, तो हमें लगता था कि ये जो है वो गलत हो रहा है। तो सम्मोहन से जुड़ने के लिए, पब्लिक से जुड़ने के लिए, उनकी अपीलिंग से, उन जिसे कहते हैं आपकी जनता का मनोविज्ञान, और आप उसको उस क्षेत्र में बेहतर काम भी कर सकते हैं। तो थोड़ा अध्ययन किया तो समझ में आ गया कि नहीं, ऐसा नहीं, आप अपनी कविताओं से भी लोगों के दिलों तक पहुंच सकते हैं। अपनी बात अगर आप पूरे आत्मविश्वास से कहेंगे तो उसको स्वीकार किया जाएगा। और मैं समझता हूँ शायद माँ का आशीर्वाद रहा कि मुझे चंद कवियों में स्वीकार कर लिया गया कि मैंने भी कुछ देशों की यात्राएं कर ली, और जहां तक माँ हिंदी ने, अभी इन दिनों मैंने एक नया गीत भी लिखा है, वो गीत भी मैं अपने क्रम पे सुनाऊंगा कुछ। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप अंदर कुछ है, मेरे गुरुजी हैं भीलवाड़ा के राजेंद्र गोपाल व्यास, उनकी एक पंक्ति में यहाँ पे उल्लेख करना चाहूंगा। वो कहते हैं, जिन तारों में करंट नहीं होता है लोग उस पर कपड़े सुखा देते हैं। तो आपके अंदर जरूरी है, आपके अंदर करंट नहीं है तो लोग कपड़े सुखा देंगे। तो वो करंट आपको मंच पे, जब हजारों की भीड़ मेरे पास होती है और सामने मेरे पास में माइक होता है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं बना ही इसी के लिए हूं। मेरा आत्मविश्वास कब कमजोर होता है? जब कम भीड़ होती है। 15, 20, 25, 50 लोगों में मेरा आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है, लेकिन जब 50,000 की भीड़ मुझे मिल जाती है तो अपने आप ही वो आत्मविश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि मुझे लगता है मैं बना ही इसके लिए। तो इस तरह सामंजस्य आप बैठे। हाँ, नहीं, दूसरा क्या है ना, आप कोई भी काम करें पूरी ईमानदारी से कीजिए। देखिए, कालिदास ने कहा था, महाकवि कालिदास जी ने कहा था, काव्येषु नाटकम। यदि काव्य मंच पर प्रस्तुति के लिए है तो उसमें यदि थोड़ी नाटकीयता भी है तो वो एक पार्ट है उसका, किंतु आपकी काव्य की दिशा गलत नहीं होनी चाहिए। आपके संस्कार, आपकी संस्कृति, आपका कल्चर, आपके सामने अगर माँ बहनें बैठी हुई है, नारी बैठी हुई, शक्ति बैठी हुई है, माताएं, तो आपको वहां ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सी बात कहनी है और कौन सी नहीं कहनी है। आप वो कविता लिखने का कोई हक नहीं है जिसे आप अपने परिवार में नहीं पढ़ सकते। अपनी बेटी को जो कविता नहीं सुना सकते, उसको दूसरे की बेटी को सुनाने का भी कोई अधिकार नहीं है आपको। इतना सा अनुशासन होना बहुत जरूरी है। ये अनुशासन यदि आप समझ जाते हैं तो आपको इतनी मर्यादा का भान हो जाता है, तो आपको लगेगा, आप नवगीत लिखिए, आप मुक्तक लिखिए, आप छंद लिखिए, आप गीत लिखिए, आप गजल लिखिए, आपकी माँ ने जो संस्कार आपको दिए हैं वो आपकी कविता में निकल के बाहर आ जाएंगे। इसीलिए हमारे नीरज जी ने कहा था, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है, कवि होना, कवि होना तो काव्य में बाहर आता है। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, अनुशासन तो सच में बहुत जरूरी है। और एक साहित्यिक व्यक्ति अगर वो कवि है, वो साहित्य की बात करता है, समाज से उसका जो है सीधा उसका संपर्क है, तो उसका अनुशासन में होना बहुत जरूरी है और उसका धर्म भी है ये। और मैं अंजू दीदी के पास आऊंगी अपने अगले प्रश्न के साथ कि दीदी, बहुत सारी यात्राएं आपने साहित्यिक की अपने कविताओं के लिए, कोई ऐसी यात्रा जो हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहें आप, अविस्मरणीय पल, कोई देश विदेश की किसी भी यात्रा का? बहुत सारी ऐसी यात्राएं हैं। जब हम लोग इंग्लैंड के अपने दौरे पर थे तो बहुत मजेदार यात्रा थी। हम लोगों के साथ गजेंद्र जी थे, गजेंद्र सोलंकी जी, सुरेश अवस्थी जी थे, पूनम वर्मा थी और दिनेश बावरा और त्रिपाठी जी भी थे। तो बहुत बढ़िया हमारी यात्रा हुआ करती थी। अक्सर हम बहुत मजे किया करते थे
और सबका एक ऐसा ब्लेंड था। गजेंद्र जी बहुत सीरियस अपना चुप रहते थे और सबको अनुशासित करके चलते थे, और दिनेश बावरा जी और सुरेश जी, दिनेश बावरा भाई स्पेशली क्या मस्ती करते थे, और उनका अचार और उनकी जो मठरियां हमने जो उड़ाई है ना, सच में क्या मस्ती होती थी हर यात्रा। मतलब क्या बताऊं, एक नहीं कितनी ऐसी यात्राएं हैं उस बीच की कि हम बिल्कुल बच्चे बन जाते थे। अक्सर जब हम लोग एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे तो जहां भी कोई पहला पड़ाव पड़ता था और कोई भी स्टोर पड़ता था तो वहां से पूरे दिन के लिए फल और ये सब खरीदे जाते थे, और बिल्कुल बच्चों की तरह जैसे होता था ना कि नहीं ये तो मुझे भी खाना है, नहीं ये तो मुझे भी खाना है। तो बहुत मस्ती भरी होती थी, और साथ साथ साहित्यिक चर्चाएं भी होती थी। और पूरी यात्रा का जो हम लोगों का शेड्यूल बड़ा हेक्टिक हुआ करता था, दिन में यात्राएं और रात में कार्यक्रम होते थे। तो कार्यक्रम हालांकि वहां पर 10 बजे तक खत्म हो जाया करते थे, पर उसके बाद फिर खाना और उसके बाद फिर एक बार कविताओं का दौर फिर चल पड़ता था कुछ लोगों के साथ। तो अक्सर 12-1 बज जाया करता था और सुबह 6 बजे से फिर रूटीन शुरू हो जाता था। तो उस दौरान साहित्यिक चर्चाओं के अलावा जो एक हल्कापन चाहिए होता था माहौल में, वो दिनेश बावरा बिल्कुल हमारा इतना मन लगाए रखते थे। उनके चुटकुले, उनकी बातें इतनी हंसाया करती थी, और मैं उन सबको कभी कभी बहुत याद करती हूँ। अतुल जी भी हमारे साथ थे, बाई चांस अतुल जी भी यहाँ से साथ गए थे। तो बहुत सारे ऐसे अनुभव है, बहुत मजा किया, बहुत आनंद आया। जी दीदी, सच में दिनेश बावरा जी हमारे गोरखपुर के ही हैं और पढ़ती रहती हूँ, मेरी मुलाकात तो उनसे नहीं है, पर अच्छा लगता है कि हम एक ही शहर से हैं। और सुमित अब मैं आपके पास आती हूँ कि सबसे बड़ी बात, इतनी सहजता से वो बात कह जाते हैं, और दीदी ही कहते थे कब वो, मतलब ये ऐसा चुटकुला छोड़ देते थे, और इतना गंभीर, जैसे ही थोड़ी सी भी गंभीरता माहौल में आती थी, थोड़ा भी भारीपन आता था, वो कुछ ना कुछ ऐसी बात कह देते थे कि बस हंसे बिना हम लोग, मैं और पूनम तो लिटरली हंसते हंसते पागल हो जाते थे उनकी बातों पर। तो बहुत उस दौरान दो ही बातें दीदी हमें याद रहती हैं, या तो बहुत सुख की या तो बहुत दुख की। और अच्छी बात यह है कि जो खुशी के पल है उनको हम अपने अविस्मरणीय पल में संजो ले। तो और सुमित, मैं अब आपसे पूछना चाहूंगी कि मतलब जब लिखना शुरू किया, ठीक है प्रथम कवि वियोगी हुए, आपको ठोकर लगी तो आपने लिखना शुरू किया, पर कौन से शायर, कौन से कवि से आप प्रभावित हुए कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा? नहीं, मतलब जब लिखना शुरू किया तो वो हमारे मनोज मुंतशिर भाई बोलते हैं कि पढ़ना है भरना और लिखना है छलकना, बिना भरे आप छलक नहीं सकते। तो पढ़ना शुरू किया, और ये बड़ा मुश्किल सवाल हो जाता है कभी कभी कि कौन से कवि से आप मुतासिर हुए। मैं नहीं मुतासिर हुआ, कभी नहीं मुतासिर हुआ, किसी से नहीं हुआ। जब आजाद भाई पढ़ते हैं कि नीलो घोड़ो राजस्थान, गढ़ चित्तौड़ो राजस्थान, तो रोंगटे खड़े होते हैं। लेकिन अब क्या आजाद भाई की सारी रचनाएं मुझे पसंद आएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। गालिब ने 1.25 लाख के आसपास शेर कहे, लेकिन गालिब 50-100 शेर से ज्यादा के शायर नहीं लगते मुझे मीर याद है, मुझे मोमिन याद है, फैज याद है, फराज याद है। थोड़ा थोड़ा सबने मुझे सिखाया है, सबने। तो ये कहें कि फलाने दिनकर से मैं बहुत प्रभावित हूं तो अभी तक तो नहीं हूं, या गालिब से बहुत प्रभावित हूं तो अभी तक नहीं हूं। थोड़ा थोड़ा मैंने सबसे सीखा है, थोड़े थोड़े सब अच्छे लगते हैं, जो चले गए वो भी, जो अभी हैं वो भी, और जो मेरे छोटे भाई बहन आ रहे हैं, मैं भगवान कसम खा के कहता हूं कि वो मेरे ठीक ऊपर वालों से बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जो मेरे बाद आ रहे हैं, क्योंकि उनका अध्ययन बहुत विस्तृत है, उनकी मेहनत बहुत विस्तृत है। उनके लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, और अपने बड़ों से चाहूंगा कि हमेशा आशीर्वाद रखें उन पर। तो सब पसंद है और किसी से मुतासिर नहीं है, क्योंकि अगर किसी से मुतासिर हो गए तो फिर हम खुद खो जाएंगे, और वो हम नहीं चाहते। आशा करता हूँ कि जवाब पूरा था। जो है, हाँ बिल, सुमित जो है वो अपने तलखी मिजाज के लिए बहुत जाने जाते हैं, और उनका ये तल्ख मिजाज इस साक्षात्कार में भी सामने आ रहा है। और मैं आजाद जी के पास चलती हूँ अपने अगले प्रश्न के साथ, कि जब मंचों की बात करते हैं तो आपकी लोकप्रियता सूचीबद्ध कुछ शीर्ष कवियों में आ जाती है। तो ये
ये जो उपलब्धि है ये कैसी लगती है, कैसा लगता है, इसके पीछे मेहनत या क्या कुछ लगता है आने वाले युवाओं को भी आप इस माध्यम से इस उपलब्धि के से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये अच्छा लगता है, खुशी होती है कि आप कोई काम करते हैं और किसी काम को करते हुए 20, 25, 30 साल आपको हो जाते हैं, तो धीरे-धीरे वो महक लोगों तक पहुंचने लगती है। तो प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती? आप मंदिर में जाते हैं ईश्वर के दर्शन करने, वहां पे आप आरती, क्यों? क्योंकि आप ईश्वर को भी रिझाते हैं। प्रशंसा ईश्वर को भी पसंद है, हम तो मनुष्य हैं। आप आरती गा रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं आरती में, तो जो कुछ आप लिख रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहा है। लोग अपना प्यार, अपनी मोहब्बत और आप जैसे जो थोड़ा सम्मान दे देते हैं तो अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं थोड़ी कड़वी बात कहने जा रहा हूँ, लोकप्रियता भी जो है वो चतुर लोगों के साथ में रहती है, चतुराई से लोकप्रियता आती है। भोलापन और मासूमियत जो है वो एक अलग प्रकार की मनुष्यता है, और हमें हमेशा जीवन में ये रखना चाहिए कि जो भोले लोग मिल जाएं, उनके भोलेपन का कभी फायदा न उठाया जाए। क्योंकि लोकप्रियता मैंने देखा है, ये मैं थोड़ा बहुत मैं भी समझता हूँ, तो वो उससे आती, किंतु कई बार कुछ चीजें आपको ईश्वरीय मिल जाती है तो उसकी कद्र करनी चाहिए कि नहीं, आप इसके लिए बने हैं, तो ईश्वर ने कहीं आपको नियुक्त किया है, तो बड़ी विनम्रता से उसे स्वीकार करते हुए अपने काम को अच्छे से कीजिए आप। अच्छा लगता है, कुछ देशों में लोग बुला लेते हैं, आज भी चला जाता हूँ। कुछ किताबें जो मेरी लिखी हुई है, उन किताबों आधी कटोरी चांदनी, जिसका जिक्र कई कवि लोग करते हैं। मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ आपको। हमारे जिले के बड़े कवि हैं, बड़े विद्यालय कहूंगा मैं उन्हें, डॉक्टर कुंवर बेचन, आपके गाजियाबाद में ही हैं, आप जानते हैं सभी उनको। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। वो बहुत पहले उन्होंने मुझे बचपन में सुना था एक काव्य गोष्ठी में, तो सुनते समय उन्होंने अपने पास में एक टेप रिकॉर्डर थी छोटी सी, उन दिनों इतने सिस्टम होते थे, इतने मोबाइल भी नहीं होता था, तो उन्होंने उस टेप रिकॉर्डर में मुझे पूरा रिकॉर्ड किया, और फिर रिकॉर्ड किया तो मैंने बाद में पूछा कि आपने रिकॉर्ड कर रहे थे? तो वो बोले कि मैं तुम्हारी आवाज पे बड़ा अच्छा लगा, तुमने जिस तरह से ताने बाने से गांव का गीत सुनाया, ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम्हारी धुन मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। वो सलाह ये, खड़ी बोली में लिखा करो, हिंदी में लिखा करो। राजस्थानी में लिखोगे तो तुम राजस्थान के रह के हो जाओगे, लेकिन अगर हिंदी में लिखोगे तो पूरे विश्व में सुने जाओगे। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है। लिखते रहो, उन्होंने ये नहीं कहा बंद कर दो, लिखते रहो, लेकिन हिंदी में भी लिखना शुरू करो। दिन के बाद में मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरी बात लोगों तक पहुंची और लोगों ने मुझे स्वीकार किया। ये मेरे लिए, अगर मुझे कोई पूछेगा टर्निंग पॉइंट कहाँ था, तो वो टर्निंग पॉइंट कुंवर बेचैन जी ने मुझे सुना एक गोष्ठी में और सलाह दी, और आज इस पटल पे वो कहीं सुन ले या उन तक पहुंचे मेरी बात, तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूं इसके लिए। मैं बिल्कुल आपकी बात पहुंचाऊंगी, क्योंकि मेरा भी कुछ ऐसा ही अनुभव है, और मेरे ख्याल से गाजियाबाद का कोई भी कवि या कवयित्री अछूती नहीं है उनके इस प्रभाव की सहजता से। बहुत मेरा भी यही अनुभव है कि पहला मंच जब मुझे मिला तो मैंने पूरी कोशिश की कि मुझे उस मंच पे ना जाना पड़े। मुझे लगता था कि मैं बस लिखती तो हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं कि जो मंच पर सुना सकूं। तो फरीदाबाद का मंच था, और मैंने बहुत संभव कोशिश की कि बहुत बहाने बनाए कि नहीं, मेरे बच्चों के एग्जाम है, ये है, वो है। और क्योंकि वो जैन मंच था, तो वहां मेरी ननद रहती हैं, उन्होंने ही कहा था कि मेरी भाभी भी लिखती हैं, तो उन्होंने कहा कि आप उन्हें भी बुला लीजिए। तो इस तरह से आमंत्रित किया गया मुझे, और जब मैं वहां पहुंची, मंच पर पहुंचते ही मेरा नाम अनाउंस हो गया कि ठीक है, मत पढ़ना, चलो तो सही। अब वहां गए तो नाम अनाउंस हो गया, तो मंच पर जाना था, और रही बची सिट्टी पिट्टी नंदिनी इस तरह से गुम हो गई कि जैसे ही पंडाल में घुसकर मैंने मंच पर संतोषानंद जी, डॉक्टर कुंवर बेचैन, कीर्ति काले जी, दिनेश, बाप रे, मैंने कहा मैं क्या पढ़ने वाली हूँ यहाँ, मैं इनसे बोली अतुल जी से कि वापस चलते हैं गाजियाबाद, सुबह बच्चों का एग्जाम है। पर मुझे मंच पर आमंत्रित किया गया, संचालन दिनेश जी का था, और मैंने एक स्त्री विमर्श का गीत पढ़ा,
और मैं सच बता नहीं सकती, सबने, संतोषानंद जी ने, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने तो प्यार से थोड़ी सी झिड़की भी दी कि गाजियाबाद की होकर यहाँ मिल रही हो, कभी मुलाकात भी नहीं की कि लिखते हो। तो बहुत सबको बहुत प्रोत्साहित करते हैं, और मैं तो बिल्कुल मानती हूँ कि आज मैं अगर मंचों पर हूँ और कविताओं में थोड़ा बहुत एक नोक भर भी कुछ कर पा रही हूँ, तो उनकी प्रेरणा और उनका मार्गदर्शन दोनों ही मुझे मिला। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं नंदिनी कि हम उनके इतने पास हैं कि हम जब चाहे उनसे मिल सकते हैं, जब चाहे उनसे किसी चीज पर मार्गदर्शन ले सकते हैं, और वो हमारे बीच हैं। हम गर्व महसूस करते हैं कि हम गाजियाबाद से हैं और वो हमारे बीच हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर में जो भी उनके घर के 25-50 किलोमीटर के मतलब प्रांगण में रहता है, उस पे लिमिटेशंस में रहता है, वो जरूर उनसे प्रभावित होता है। वो गीत हो, गजल हो, छंद हो, मुक्तक हो, नवगीत हो, और कोई बड़ी भी बात विधा ये है हो। कि वो सहज उपलब्ध हो जाते हैं हम लोगों को, हम लोग जब हाँ चाहते हैं तब। हाँ हाँ। उन्होंने एक बहुत अच्छी, सुमित भाई, एक बात मुझसे कही, क्योंकि मैं ऐसे परिवार से थी कि जहां महिलाओं का बहुत, मंच तो बहुत दूर की चीज है कि बहुत बाहर आना, मतलब उतना उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता। और तो इस वजह से उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात मुझसे कही कि अंजू जी, आपके पास कंटेंट भी है, आवाज भी है, सब कुछ है आपके पास, और थोड़ा सा भी अगर आप इसको मेहनत करेंगे, क्योंकि कवि लिखता शांत सुखाए है, लेकिन आपकी एक पंक्ति या एक गीत अगर किसी का जीवन बदल पाए तो उससे बड़ी कोई चीज नहीं। और जो आज आपने गीत पढ़ा, आप देख ही रही थी कि कितने लोगों की आंखों में आंसू थे, तो ये ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। निश्चित रूप और से अच्छे लोगों को मंच पर रहना चाहिए, जिससे कि मंच की गरिमा बनी रहे, नहीं तो आप सभी जानते हैं क्या स्थितियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं सभी जानते हैं, कोई कहे या ना कहे ये बात अलग है। आजाद जी ने भी इसी बात का शायद जिक्र जो है वो दबे शब्दों में कहा था कि अनुशासन होना बहुत जरूरी है। कविताएं ऐसी हो जो हम अपनी बेटी को सुना सके, अपनी बहन को सुना सके, अपनी माँ के सामने पढ़ सके। तो ये सब जो है वो अनुशासन सच में बहुत जरूरी है, जो हमें अपने बड़ों से मिल रहा है। और मैं दीदी एक बात आपसे और पूछना चाहती हूँ, लगे हाथ फिर मैं सुमित के पास पहुंचती हूँ, कि इतने सारे सम्मान आपको मिले, कोई ऐसा सम्मान जो मन के बहुत करीब हो? ऐसे क्या होता है, मैं मानती हूँ कि बहुत सम्मान मिले, लेकिन जो पहला सम्मान मिलता है उसका कहीं ना कहीं आप बड़ा ज्ञान होता है। और जब मैंने पहला मंच यहाँ गाजियाबाद का अट्टहास, आजाद भाइयों आप सभी परिचित होंगे, बड़ा कार्यक्रम होता है, प्रवीण भैया वाला। प्रवीण जी का, जब मैंने पहली बार मंच पढ़ा और उसमें मुझे पुरस्कृत किया गया, जो पहला पुरस्कार मिला, डॉक्टर शारदा गुप्ता पुरस्कार, वो मेरे दिल के इसलिए करीब है कि मैं कविता पढ़ते समय ये था कि ठीक सा पढ़ भी रही हूँ कि नहीं। जो मेरे पीछे बैठे, आगे जो है वो तो फिर भी चलिए उनको कविता के साथ बहते हैं, यात्रा करते हैं तो एक आनंदित होते हैं, लेकिन जो पीछे बैठे हैं मेरे, उनके मैं कसौटी पर खरी उतर पा रही हूँ कि नहीं। और मेरे लिए बड़ा मतलब मुझे आश्चर्यजनक खुशी मिली उस तरह से, जब मेरा नाम अनाउंस हुआ कि नवोदित कवित्री के रूप में इस बार अंजू जैन जी को सम्मानित किया जा रहा है। आपका पहला ही मंच हो और आपको सम्मान मिले, तो आप समझ सकते हो नंदिनी की कितनी खुशी होती है। और पहली बार घर में भी लगा कि हाँ, कुछ तो काम कर रही है ठीक ठाक सा, जो शायद सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद बहुत पुरस्कार मिले। नॉटिंघम में भी एक कार्यक्रम रखा था, आप सब परिचित होंगे, जय वर्मा जी ने, उसमें उन्होंने मुझे सम्मानित किया था, उसमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत स्नेह, बहुत प्यार मिला। तो ऐसे बहुत सारे पुरस्कार हैं, पर ये पुरस्कार, पहला पुरस्कार वाकई मेरे लिए दिल के बहुत करीब है। जीवन में पहला कुछ भी हो, पहला प्रेम हो, पहला प्रेम पत्र हो, पहला फूल हो, पहला पुरस्कार हो, सब जो है वो उसका अपना अलग ही जो है, जो भी होता है वो दिलकश लगता है। बिल्कुल जी जी आजाद जी, बिल्कुल। हाँ, पहला जो भी होता है वो दिलकश लगता है, बहुत अच्छे लगते हैं। जी 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 जी। सुमित, जो एक काव्य की बहुत, जो लगभग सारी विधाओं को आप लिखते हैं, गीत हो, गजल हो, मुक्तक हो, छंद हो, पर कौन सी विधा आपके बहुत करीब है? कौन सा विधा आपको लिखना, कौन सी विधा लिखना ज्यादा आसान लगती है, और क्यों? नहीं, आसान और जी सुमित भाई जी। हाँ, आसान और कठिन का ऐसा कुछ नहीं होता है। होता है क्या है कि आप जब रात में, अमूमन मेरी जो रचनाएं हैं, और मुझे लगता है कि सबके साथ होता होगा,
जो रात में 1-2 बजे के बाद ही होती हैं। पता नहीं क्या ये समस्या है। तो बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि एक ये भाव आया और मैं इसका गीत लिखूंगा, और होते होते वो गीत पता नहीं कब नज्म में तब्दील हो गया, खुद ही को पता नहीं चला। और आपका मूड होता है, जो मिसरा, जो पंक्ति आपका जिस तरीके से, जिस विधा के सबसे करीब पहुंच जाती है, वो फिर उसका फॉर्म ले लेता है। वो कभी गीत हो जाता है, कभी गजल हो जाती है, कभी मुक्तक में रह जाता है। पता चला शुरू किया आपने कि यार मतला कह दिया है और इसकी पूरी गजल कहेंगे, अब वो 4 के आगे बढ़ा ही नहीं, तो आपको मजबूरन उसको मुक्तक में ढालना पड़ा कि हाँ इसको मुक्तक में लेके चलो। तो ऐसा आसान और कठिन का कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे गजल बहुत अट्रैक्ट करती है। मैं हिंदी का बेटा हूँ, आप सबको पता ही है, लेकिन मुझे उर्दू ज्यादा करीब लगती है। और बाकी तो एक बड़े शायर का शेर है कि मैं ना उर्दू ना हिंदी में गजल कहता हूँ, मैं तो बस आपकी बोली में गजल कहता हूँ। जो अमीरी में कहते होंगे, मैं तो यार फकीरी में गजल कहता हूँ। तो बस जो मूड हो जाता है, जो दोहे भी लिखे और बहुत लोगों ने उसको पसंद किया, बस ये है कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि जो लिख देते हैं तो कोई उसको ये नहीं कहता है कि ये बकवास है, बस लोग पसंद कर लेते हैं। और हमें ये भ्रम रहता है कि हम भी कवि हैं, और ईश्वर करे वो भ्रम बना रहे, हमारा भ्रम बनाए रखे। अंजू दीदी, आजाद जी, सुमित, एक बात अपने बारे में आप सबसे साझा करना चाहूंगी। कुछ दिन पहले, करीब 1.5 महीने पहले दीदी, एक गजल हुई थी कि शुष्क मन पर चाहतों की बागबानी कर गया, बिन छुए एक शख्स मुझको रात रानी कर गया। पांच शेर की ये गजल हुई। उसके बाद में इसका जो मतला है, शुष्क मन पर चाहतों की बागबानी कर गया, आजाद जी ऐसी एक, हाँ, बिन छुए एक शख्स मुझको रात रानी कर गया। एक दिन ऐसे ही मैं रात में इसको गुनगुना रही थी, तो हर्ष कहते हैं ये तो बहुत सुंदर गीत है नंदिनी, पतिदेव मेरे, तो बहुत सुंदर गीत है नंदिनी। मैंने कहा हर्ष, ये गीत नहीं है, ये गजल का मतला है। लेकिन इसकी धुन तो यार गीत जैसी है, इसको गीत में लिखो। अब आप विश्वास नहीं करेंगी, मैंने इसके मतले को मुखड़ा बनाया, इसी मीटर पे 3 मुक्तक लिखे, इसके जो बाकी 4 शेर थे उनकी जो अंतिम वाले मिसरे थे उसको स्थायी पंक्ति बनाई, और इसी गजल को मैंने गजल और गीत दोनों में डाला, और ये प्रयोग मैं 3 गजल के साथ कर चुकी हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आता किसी ने और इस प्रयोग किया है या नहीं किया है, लेकिन मुझे नहीं पता किसी ने करी। जी, ये तुम्हारी कारीगरी है। तो ऐसा बहुत होता है कि आप गीत शुरू करें और गजल हो जाए, और गजल शुरू करें गीत हो जाए, ऐसा बहुत होता है। हाँ। जी, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर एक गजल के शेरों को मैं गीत की स्थायी पंक्ति और मुखड़ा बना के मुक्तक जोड़ करके लिख सकती हूँ। फिर मैंने 3 गजलों को अपनी जो है वो इसी तरह गजल और गीत समानांतर भाव के साथ जो है वो बनाया। और ये मेरा साक्षात्कार नहीं है, ये तो बात चली तो मैंने बोल दिया। और आजाद जी के पास मैं अगले प्रश्न के साथ आती हूँ कि इस कोरोना काल ने आजाद जी हम सबको डिजिटल दुनिया से समेट करके रख दिया है। जो यात्राएं होती थी आप जैसे व्यस्त कवियों की, कभी ट्रेन, कभी हवाई जहाज की, मतलब बहुत सारे लोगों को लाइव सेशन तक ला करके जिसको सीमित कर दिया है इस कोरोना काल में। तो आप क्या कहना चाहेंगे ये जो लाइव कवि सम्मेलनों का दौर है इसके बारे में? देखिए, लाइव कवि सम्मेलनों से एक तो अक्सर नए कवियों को ये शिकायत रहती थी कि उन्हें मौका नहीं मिलता, उन्हें कोई सुनने वाला नहीं, उनके पास में अवसर नहीं है। उन सारे जो नए कवि थे उन्होंने आपदा में अवसर तलाश लिया, है ना। तो वो सारे और सब एक जजम पे आ गए, यानी कि जो ऊपर वाले नीचे आ गए, नीचे वाले वो भी एक ही जमीन पे बैठे हुए हैं। लेकिन मैं इतना कहूंगा, मैं मेरी जमीन पे बैठा हूं, वो उनकी जमीन पे बैठे हैं। तो दरअसल क्या है ना कि आपको समय के साथ में खुद को रिचार्ज भी करना पड़ेगा, अपडेट भी करना पड़ेगा। अगर आप लहरों में तैरना नहीं जानते हैं तो लहरें आपको किनारे लगा देती है।
तो ये अच्छा हुआ कि मैं कभी मॉरिशस में लाइव हूँ, या मैं कभी यूएसए में लोग मुझे सुन रहे हैं किसी पेज पे, कभी मैं अफ्रीका के पेज पे, अभी हमने किया था वहां पे नैरोबी का कार्यक्रम किया था, तो वहां जा रहे हैं। तो इसी वर्चुअल में और एक्चुअल में कुछ तो फर्क है। तालियों की आदत है हमें, तो देखिए अंजू जी ने अभी कुछ अपने अनुभव पुराने सुनाए थे। मैं भी जो है कि जब तक की प्रतिक्रिया सामने से नहीं मिले, भीड़ को नहीं देखें, तब तक वो वाली बात नहीं आ पाती है। लेकिन खुद हमने कोशिश की कि चलो मन को कहाँ तक समझाएं, कुछ सुनाएं। हमें दूसरा कोई काम करना नहीं आता। शायद सुमित जी, अंजू जी, आपको शायद आता हो, लेकिन मैं अपनी बात कहूं, नंदिनी जी आपको भी आता हो, लेकिन मुझे कविता के अलावा दूसरा काम नहीं आता। तो मैं क्या करूंगा, मैं यही करूंगा कि लाइव पे मैंने अपना अजात शत्रु विद द नेशन एक ट्रस्ट जो है एडमिन रख लिया, लड़का, तो वो रजत राव वो सारा संभालता है। वहां नवोदित कवि, शायद आप भी एक बार वहां पे आई हैं। तो इस तरह से कविता जिंदाबाद एक पेज बना लिया, उस पे कवि लोग लाइव आने लगे। और मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत कम आऊं। ये तो ठीक है कि आपको मैं मना नहीं कर पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नए नए कवियों को सुने। और यकीन मानिए, इतने लाइव सेशन में पिछले 6-7 महीनों में कई ऐसे कवि कवियत्रियां जो हैं वो आई हैं, और उन्होंने अपनी पहचान भी बना दी है। और अब जैसे ही मौसम खुलेगा, रिजल्ट भी उनको मिलेंगे, देखना आप, ऐसा नहीं कोई रिजल्ट बिल्कुल मिलेंगे। तो अपने आप को अपडेट करना भी बहुत जरूरी है। और कवि सम्मेलन का असली आनंद जो है वो तो वही है, माइक है, टेंट है, सामने पब्लिक है, ठाक है, तालियां, एक आनंद जो है वो आनंद, भीतर का अनहद नाद वो कब जागता है, जब व्यासपीठ पे आप बैठते हैं और सामने भीड़ होती है। तो वो चीजें भी धीरे धीरे खुल रही है। मैं इसी महीने में 2-3 कवि सम्मेलन के प्रस्ताव मुझे मिल गए हैं। अगले महीने में वापस जा रहा हूँ। अभी कानपुर में एक कवि सम्मेलन हुआ है, मैंने सुना है, देखा है, जागरण वालों ने किया है, कुछ और जगह होने शुरू हुए हैं। तो मौसम खुल रहा है, लोग बाहर आना शुरू हुए हैं, टेलीविजन पे भी लोग जाते हैं, आप भी आते हैं टेलीविजन। तो मुझे लगता है कि कोरोना की जगह जिंदगी कभी थमती नहीं है, जिंदगी कभी रुकती नहीं है। मारता है वक्त चोटे, सिर उठाता हूं और अपना दर्द सारा भूल जाता हूं। सिर उठाना दम्भ का सूचक नहीं भाई, ये इशारा है पटेगी बीच की खाई। आदमी को आदमी के पास लाता हूँ और अपना दर्द सारा भूल जाता हूँ। तो आदमी को आदमी के पास लाने के लिए आज हम इस स्ट्रीम यार्ड से जुड़े हैं, आपके पेज से जुड़े हुए हैं। तो यह भी हमें कहीं न कहीं उत्सव की अनुभूति का थोड़ा सा हिस्सा प्रदान कर रहा है। इसे स्वीकार करना चाहिए और मन को हल्का करना चाहिए। आज यहाँ मिल रहे हैं, कल निसंदेह कहीं न कहीं नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद किसी मंच पे आज आजू बाजू बैठकर भी बात करेंगे, जैसे आज यहाँ कर, चलता रहता है। बिल्कुल। और भारत देखिए, हिंदुस्तान तो धर्मी देश। कुछ लोग कह रहे थे अब कवि सम्मेलनों की दिशा बदल जाएगी, अब कवियों को पेमेंट नहीं मिलेगा, कवि लोग जो है वो निःशुल्क आ रहे हैं, अब जब लाइव निःशुल्क सुन लेंगे तो उनको पैसा कौन दे। ऐसा कुछ नहीं है, सब अपनी जगह पे ऐसे ही चलता रहेगा। बाजार है, बाजार भी बहुत ऊंच नीच आती है। जब संकट के समय में हम गुजरते हैं तो हमें एक दूसरे को पालना भी होता है, हौसला भी देना होता है। बिल्कुल सब, और यही प्रार्थना है आजाद जी, अंजू दीदी, सुमित, कि सब पहले जैसा हो जाए। और आजाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ भी थमने वाला नहीं है। शुरू हो गए कवि सम्मेलन। और आप तो परिचित हैं, आजाद भाई को भी गर्व होगा सुन के कि अभी हम लोगों ने गए 27 तारीख को फिल्म सिटी में अच्छा खासा कार्यक्रम किया है, अच्छी खासी भीड़ थी। तो और मुझे लगा कि हम लोगों को लग रहा था लॉकडाउन में नहीं आएगी भीड़, और जैसे सब भरे बैठे थे आने के लिए, हमारे पास सीट नहीं बची, वहां पर लोग खड़े थे। तो शुरू हो रही है चीजें। अब तो पोस्टर आने लगे हैं कि ऑफलाइन कवि सम्मेलन भी, जैसे कल कानपुर वाला हुआ ही है, तो है रोशनी दिख रही है। हाँ, वो होने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल कवियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके कार्यक्रम भी होंगे, उनके आजाद जी कह रहे थे कि उनके पेमेंट भी मिलेंगे, जैसे कि दीदी अभी क्या वाचिक परंपरा में बात काट रहा हूँ, सुनिए, याद आ गई इसलिए। ये सबसे बड़ी शक्ति है हमारी। और दुनिया अलग अलग कलाएं समय समय से नष्ट हुई है, लेकिन जब तक शब्द जीवंत है, प्राण शक्ति है, तब तक ये कला नहीं खत्म हो सकती। इसके पीछे मैं एक छोटा सा बताता हूँ। मैं झालोर एक कवि सम्मेलन में था और हम मंच पे चढ़ने वाले थे, हम कवि लोग मंच पे चढ़ रहे थे। इतने में एक श्रोता मेरे पास में आया
और उसने पिछले दिनों की बात है, तो उसने मुझसे सेल्फी, सर आपके साथ एक सेल्फी, सर मैं आप पिछली बार भी जब आप आए थे तो मैं मिला था, आज आप अपने इस मंच पे वो गांव वाली कविता जरूर सुनाना। मैंने कौन सा, टूटा फूटा गामड़ा री मुड़ी मुड़ी गलियां, तो बोले हाँ वो मुड़ी मुड़ी गलियों वाली वो गीत जरूर सुनाना आप। तो मैंने कहा तुमने कहाँ सुना? पिछली बार जब आए थे। मैंने कहा पिछली बार तो मैं 10 साल पहले आया था यहाँ पे। तो बोले हाँ उस कवि सम्मेलन में था ना, उस समय मैं छोटा सा, मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। मैंने कहा 10वीं क्लास में पढ़ने वाले एक श्रोता ने 10 साल पहले उसी जगह पे कवि सम्मेलन में मेरा कोई गीत सुना था। 10 साल बाद में वापिस जब मैं जाता हूं तो उसने न केवल मुझे याद रखा, मेरे गीत को भी याद रखा। अरे करोड़ों रुपए की फिल्में बनती है, गीत हिट होते हैं और लोग भूल जाते हैं, लेकिन आप किसी के मारा में 10 वर्षों तक जिंदा है, इसका मतलब है शब्द के पास में कुछ तो ऐसी प्राण शक्ति होगी जो म्यूजिक के पास में, फिल्मी दुनिया के पास में, उन गानों के पास में नहीं है, लेकिन वो गीतों के पास में है, कविताओं के पास में। और ये शक्ति है, हम सबकी शक्ति है ये, बिल्कुल भूलना नहीं। बिल्कुल हमारी ताकत है। और ये आप जब बात बोल रहे हैं तो मुझे पता नहीं क्यों दीदी का वो गीत याद आ रहा है, गुड़ की डली सी माँ। और मैं चाहूंगी कि थोड़ी देर बाद दीदी उस गीत को जरूर हमारे श्रोताओं को सुनाए। तब तक एक प्रश्न मैं दीदी से और करना चाहूंगी और फिर सुमित के पास आऊंगी कि दीदी बहुत मुश्किल होता है एक संस्कारी परिवार की महिला को बाहर निकल करके कार्य करना, रात रात भर बैठ के कवि सम्मेलन देखना, हवाई यात्रा करना, ट्रेन की यात्रा करना, और परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। आपको कैसे मिला ये साथ, क्या मिला? कुछ अपना अनुभव साझा करिए। ये बात बिल्कुल सही कह रही हो नंदिनी कि महिलाओं के लिए थोड़ा घर से बाहर निकलना, वो भी कविताओं के लिए, क्योंकि सम्मेलन, कवि सम्मेलन ज्यादातर रात में होते हैं, तो समय ऐसा होता है तो परिवार की अगर सपोर्ट ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं सच में उस ईश्वर की तहे दिल से आभारी हूँ कि मुझे अतुल जैन जी के रूप में इतने अच्छे पति मिले और इतने अच्छे जीवन साथी की उन्होंने कदम कदम पर सपोर्ट किया। और जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि पहला मंच जब मैंने हर संभव कोशिश की कि मुझे ना जाना पड़े, तो उसके पीछे भी अतुल जी अच्छा चलते हैं, देखते हैं, चलो मत पढ़ना, चलो तो सही सुन लेना, तो हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती थी, क्योंकि मैं संयुक्त परिवार में रहती हूँ, कि मुझे लगता था कि आज हमारे यहाँ ये कार्यक्रम भी है, अपने घर में भी कोई उत्सव है और मुझे वहाँ कार्यक्रम में भी जाना है, तो कैसे मैनेज होगा। मैं अक्सर कई बार इस तरह की जब परिस्थितियां आती थी तो मैं अपने कार्यक्रम को निश्चित रूप से दूसरे पायदान पर रख देती थी और परिवार को पहले पायदान पर रखती थी। और अतुल जी ने हमेशा इतना सपोर्ट किया कि ठीक है ना, 8 बजे फ्री हो जाएंगे अपने यहाँ से, घर से, और मैं चलूंगा ना साथ में तुम्हारे। तो परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी है, पूरे परिवार ने सपोर्ट किया। हालांकि मेरी सानिया है और उन लोगों ने, बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन अतुल जी का विशेष सपोर्ट रहा हमेशा। हमेशा जब भी कोई ऐसी परिस्थितियां आई तो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा, कई बार ऐसा भी हुआ कि दूर जाना है, अकेले जाना है, पर उन्होंने सारी व्यवस्थाएं इस तरह से कर दी कि मुझे बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं और मैं कार्यक्रम कर पाई। तो अतुल जी का बहुत जबरदस्त सपोर्ट रहा। जी दीदी, सच में बहुत, मुझे लगता है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। आप तो हमारे परिवार से आप दोनों लोग नहीं जुड़े, पर सुमित का तो कई बार आना जाना हुआ है, किचन में कैसरोल खोल करके खाने वाले संपर्क है, हर्ष के साथ बैठ करके चाय पीने वाला, किचन में चाय बना के, वो संपर्क सुमित का है हमारे घर से। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि बहुत सपोर्ट मिला मुझे हर्ष का। तो बात ये मन में रहती है। एक बात दीदी और आपसे पूछना चाहूंगी, उसके बाद फिर सुमित के पास आऊंगी, कि जो अभी जो कवित्रियां आ रही हैं, जो चाहती हैं कि हम बहुत कम समय में बहुत कुछ नेम फेम मनी जैसा कि एक स्लॉट कहा जाता है उसको प्राप्त कर ले, तो क्या उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे कि ये वन इंस्टेंट स्टोरी नहीं है, ये बहुत लगन और बहुत लंबी यात्रा का परिणाम होता है ये? हाँ, जैसा कि सुमित ने भी कहा और आजाद भाई ने भी कहा कि देखिए कविता जो है साधना मांगती है। आप शायद किसी कारणवश आप अपने प्रस्तुति की वजह से या कभी एक मंच शायद पा लेंगे, लेकिन अगर आपकी कविता उस तरह की नहीं होगी कि वो प्रभावशाली नहीं होगी आपकी रचना, तो आप 1 या 2 मंच के बाद, मतलब कहते हैं जैसे कलई खुलने लगती है, वो स्थितियां आ जाती हैं। तो आपका साहित्यिक रूप से भी, और देखिए प्रेजेंटेशन तो है ही,
अब आप अगर मंच पर हैं तो आपको प्रस्तुतिकरण भी उस तरह से आना चाहिए। अच्छी कविता का अच्छा प्रस्तुतिकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो मेरा मानना ये है कि किसी भी अगर कहा मान दे के जाल में या उसमें ना आकर के अच्छी कविता अच्छे मंचों पर आनी चाहिए। और अगर आप धीरे धीरे भी छोटे छोटे कदम रखते हैं तो सफलताएं तो मिलती हैं। मैं इसका एक उदाहरण हूँ। और ये मानिएगा कि शायद 2004 या 5 में मैं मंचों पर आई और कभी मंचों के पीछे भागी नहीं। और माँ बागेश्वरी की ऐसी कृपा हुई कि सब कुछ मतलब मिलता चला गया। आपकी जो साधना होती है, आपकी जो यात्रा होती है, आप जिस तरह का आप लिख रहे होते हैं तो आपको परिस्थितियां और आपको ऐसे लोग मिलते हैं। देखिए हर बड़ा कवि या संयोजक चाहता है कि अच्छी कविताएं हो मंच से। तो ऐसा नहीं है कि सब तरफ बाजारवाद ही हावी है। बहुत जगह चीजें ऐसी हैं भी कि जहां नोक झोंक और इन सबको भी महत्व दिया जाता है। पर अच्छी कविता अगर होती है तो सब सराहना करते हैं उस कविता की। और हम जैसे लोग जो मैं मानती हूँ कि मैं बिल्कुल माँ बागेश्वरी की कृपा मानती हूँ अपने ऊपर कि उनका ऐसा स्नेह मिला कि मैंने सभी अच्छे जितने भी बड़े मंच हैं देश के सभी पर ही काव्य पाठ किया है। और मेरी कविताएं नंदिनी जानती है कि मैं किस तरह का लिखती हूँ। मैं श्रृंगार भी लिखती हूँ तो किस तरह का लिखती हूँ। तो आप अगर जैसा कहते हैं कछुए की उससे भी यात्रा करें तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप सधा हुआ लिखें, अच्छा लिखें, आप याद किए जाएं। ये जरूरी नहीं है कि आप जब मंच पर प्रस्तुति दे रहे हैं तभी, जैसे कि आजाद भाई कह रहे थे कि उनका गीत 10 साल बाद भी उसे याद था। तो ऐसा ही एक वाकया मेरे साथ भी था कि हम लोग लेस्टर से मैनचेस्टर जा रहे थे और जैसे ही हम प्लेन से उतरे, प्लेन से था, हम लोग मैनचेस्टर प्लेन से पहुंचे थे, तो हम जैसे ही नीचे उतरे तो डॉक्टर नवल थे वहां पर। आजाद भाई गए हैं तो जरूर जानते होंगे, हरीश नवल जी वहां पर डॉक्टर नवल याद है नाम था जी, बहुत अच्छे गीत था नवल का, हरीश नवल का, आया हूँ झीलों के रूमानी देश। क्या गाते थे वो, झीलों के रूमानी देश में, खूब झूम के गाते थे। कमाल के इंसान थे नंदिनी, इतने उनको इतने सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने आते थे। हम उनके घर ही रुके थे और पूरी रात जो महफिल जमी, कमाल। और जैसे ही हम प्लेन से उतरे तो उतरते ही बोले अंजू जैन कौन है। तो आगे दिनेश भाई ही थे, दिनेश बारा बोले हमारी वो अंजू जैन जी पीछे है। और जैसे मैं आई तो अंजू जी मैं आपका वो गीत जरूर सुनना चाहूंगा, जरूर पढ़िएगा, माना जीवन में आंसू है। तो आपका गीत की सफलता यही है कि आपके लोगों के दिलों में उतर जाए वो गीत, आपकी पहचान बन जाए वो रचना। तो मैं चाहती हूँ कि बेशक कम लिखें जी, बेशक कम लिखें लेकिन अच्छा लिखें। जी आजाद जी आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ अंजू जी से, अंजू जी थोड़ा कुछ सुना दीजिए, थोड़ा सा मुखड़ा उस गीत का। हाँ बस अभी आते हैं, अभी आते हैं, अंतिम में सबसे सुनेंगे जी दीदी। तो जी दीदी आप कुछ कह रही थी। जब भी जो लिखें बेशक कम लिखें, ये जरूरी नहीं है कि आप कोई 15 पुस्तक लिख करके ही बड़े साहित्यकार हो जाएंगे। तो आपके गीत जबान पर होने चाहिए। मैं उस शहर से आती हूँ, आदरणीय श्रद्धेय भारत भूषण जी अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनका एक एक गीत हृदय में उतर जाता था। आप सबने राम की जल समाधि सुनी होगी, मतलब मैं सुनकर रोया करती थी। तो इतना दिल में ऐसी रचनाएं हो कि जो आप उससे कनेक्ट कर पाए, आपको लगे कि जो ये कह रहे हैं वो अपनी ही तो बात कह रहे हैं और आप उसको जी पाए। जो जिस तरह से कवि ने लिखा है उस रचना को उसी भाव से जी पाए, वही कविता की ताकत होती है, शक्ति होती है। तो बेशक कम लिखें लेकिन अच्छा लिखें। मैं इस बात को मानती हूँ कि बहुत पुस्तकें ना हो लेकिन जो कंटेंट हो, जो हो वो ऐसा सार्थक हो। उनकी एक ही पुस्तक आई पूरे जीवन काल में, भारत भूषण जी की, और उनके गीतों ने उनको अमर कर दिया। उनकी कालजयी कई सारे गीत हैं ऐसे। किशन सरोज जी हैं, उनकी भी एक ही पुस्तक है लेकिन क्या के गीत हैं उनके। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब उस तरह का लिखें और समाज को वाकई अच्छा देकर जाएं। हाँ मतलब कुल मिला के बात यही है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको एक एक सीढ़ी चढ़ करके ही जाना है और लिफ्ट का प्रयोग कृपया ना करें। और अगले सवाल के साथ मैं सुमित के पास आऊंगी, शायद ये अंतिम सवाल होगा सुमित, कि आप युवा शायर की तरह जाने जाते हैं और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे युवा शायर को, अपनी पीढ़ी को या आने वाली पीढ़ी।
नहीं, मैं संदेश तो अपने से ऊपर वालों को भी दे देता हूँ। तो कोई संदेश नहीं। संदेश ये है कि दोस्त, मंच सच में बहुत बड़ी चीज नहीं है, कविता बहुत बड़ी चीज है। अपना लक्ष्य कविता बनाइए, मंच उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको स्वयं मिल जाएंगे। बिल्कुल, ये बात सही कह रहे हैं सुमित भाई। और सीखते रहिए, अच्छे लोगों से सीखिए, अच्छे लोगों को पढ़िए, क्योंकि जब आप अच्छे लोगों को पढ़ते हैं तो यकीनन आपको पता होता है कि वो कहाँ हैं और आप कहाँ खड़े हैं। तो वही है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, कविता का, शायरी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और भूल जाइए कि जो आप लिख रहे हैं वो किसी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। आपको पसंद आया, वो व्याकरण सही है, भाव सही है, वो कविता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक कविता 10,000 लोगों ने सुनी है तो 10,000 को पसंद आए। 2 को पसंद आई है, वो कविता है। आप उसको पढ़िए और पूरे कॉन्फिडेंस से पढ़िए। 50,000 के कवि सम्मेलन में पढ़िए। आप जनता को वो मत सुनाइए जो जनता सुनना चाहती है, आप जनता को वो सुनाइए जो उन्हें सुनना चाहिए। सही बात है। ये बहुत हो गया, ये पूरी छोले बहुत हो गया जनता को खिलाना, मैक्रोनी बहुत खिला ली जनता को। अब जनता को स्वस्थ भोजन खिलाइए, दाल चावल सब्जी रोटी, और वो काम हम करेंगे। और हमारे ऊपर आशीर्वाद रहेगा आजाद भाई का और अंजू जी का। अच्छी रचनाएं सुनी जाती हैं, नहीं सुनी जाती है नहीं। मेरा मानना एक चीज है कि हालांकि मैं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने से बचता हूं, क्योंकि एक स्टेटमेंट इधर देता हूं उधर मेरे फोन बजने लगते हैं। तो मंच की स्थिति ये है कि आप छोड़ दीजिए ना, जैसे आपने नोकझोंक का जिक्र किया, मत बुलाइए उनको। जनता को मजबूर कर दीजिए कि उन्हें कविता ही सुननी पड़ेगी, वरना आप उठ के चले जाइए। कवि सम्मेलन में कविता होगी, मत सुनिए। अरे आप कवि हैं, आप शायर हैं, आपका एटीट्यूड नीचे कैसे जा सकता है भाई? सिंपल सी बात है। और आजाद भैया तो खुद रोज हजारों की पब्लिक के सामने होते हैं, क्या वो सुनाते हैं जो जनता सुनना चाह रही है? नहीं, जो भैया ने लिखा होगा अपने घर में बैठकर वही तो सुना रहे हैं ना। और अगर मैं गलत कर रहा हूं तो कहा ही मेरी बात को। हाँ सिंपल नहीं, उन्होंने तो ये कहा ही उन्होंने कि जो बेटी बहन अपनी शायरी के मयार को, अपनी कविता के मयार को, अपने व्यक्तित्व के मयार को अर्थ के लिए, मंच के लिए नीचे मत लाइए। और आप जब ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 साल बाद या 20 साल बाद आप बड़े होंगे, मंच आपको छोटे लगने लगेंगे। उसी पद पर हम लोग बढ़ रहे हैं। एक्चुअली क्या है भाई कि मंचों पर सब तरह के लोग हैं। अब ये हाँ चाहिए, अगर मैं पता चलेगा ना कि हम कहाँ हैं। हाँ, अगर हम जैसे लोग मंच पर हैं तो मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी कलम हूँ, बहुत अच्छा लिखती हूँ, पर हाँ संस्कारों को गाती हूँ। अगर मेरे जैसे लोग भी मंच पर हैं तो वो भी हैं। और अगर मेरा एक सवाल है, ये आज कैसे तय हो जाएगा कि सुमित दिलकश बड़ी कलम है या अंजू जैन बड़ी कलम है? आज कैसे तय हो जाएगा? वही तो मेरे आपके जाने के बाद तय होगा ना। हम अपने काम से पहचाने जाते हैं, हर व्यक्ति। ऐसा नहीं कि देखिए, जहां तक मूल्यहीनता का सवाल है वो हर क्षेत्र में आई है। राजनीति में मूल्यहीनता आई है ना। संस्कारों का बीजारोपण है, वो कहीं न कहीं जमीन जो धरातल है वो हिला है। आप न्यूज चैनल पे चले जाइए तो आप आजकल देखेंगे जो न्यूज चैनल दिखा, क्या वो न्यूज है? उसमें न्यूज कहीं नहीं है, बाकी सब कुछ है ना। तो इस तरह से हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की चीजें आई है, और वो बुराइयां, वो चीजें कवि सम्मेलनों के मंचों पर भी है। आपको ये समझना है कि आपको कैसे अपना काम करना है और किस तरह से उस गंदगी को साफ करना है। सीधी सीधी बात है, जब तुलसी जी थे, तुलसी पैदा हुए, तुलसी ने रामचरितमानस लिखी, उस समय भी विरोध हुआ था उनका, लेकिन आज तुलसी जो है वो घर में पूजे जाते हैं। आप अपने काम से पूजे जाएंगे, आप अपना काम करते रहिए। मैं तो ये समझता हूँ, मौन रहकर अपनी साधना करते हुए अपना काम आप करते रहे, जनता स्वीकार कर लेगी, तय कर लेगी कि कौन सही है और कौन गलत है। इतना विवेक जनता, और वो एक अलग। हाँ, लेकिन मैं सुमित की बात से सहमत हूँ। सुमित ने जो कहा है, कम से कम आपको थोड़ा ये तय करना चाहिए आपको क्या सुनाना है और कैसा सुनाना है, और पब्लिक का मनोविज्ञान भी बदलने की चेष्टा आपको इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप जनता का मनोविज्ञान बदलें। जब आपको सुना जा रहा है तो एक जिम्मेदारी भी आपको मिलती है। मैं सुमित भाई की इस बात से सहमत हूँ पूरी तरह से। जी
ये बहुत अच्छी बात है कि आज हम चारों जो इस साक्षात्कार में हम चारों सहभागी जो हैं वो एक ही विचार को रखते हैं कि कविता अच्छी लिखनी चाहिए, अच्छी पढ़नी चाहिए मंचों से, और सच में उससे पॉजिटिव वाइब और से लोगों के बीच में जाए। नंदिनी जी, मैं तो यहाँ जी। तक कहता हूँ कि कम चाहिए, पढ़नी ज्यादा चाहिए और सुननी उससे ज्यादा चाहिए। लोगों ने क्या किया है, सुनना तो बंद कर दिया है और पढ़ना हाँ, बिल्कुल किया, और सिर्फ खुद लिख रहे हैं और खुद अपने टाइम लाइन पे आज आ रहा हूँ शाम को 5 बजे, तो मित्रों आज रात को 8 बजे लाइव आ जाऊं क्या? तो आज अरे भाई आज रात को लाइव आ जाऊं, पूछ रहे हो आज? तो इस तरह से मत कीजिए, क्योंकि दरअसल ये मानसिक शोषण है, ये मानसिक शोषण मत कीजिए। अच्छा लिखिए, अच्छा पढ़िए, कम लिखिए, ज्यादा पढ़िए। मैं ये बात युवा कवियों से कह रहा हूँ, जो अति उत्साही युवा कवि इन दिनों घोड़े पे सवार होके फेसबुक पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, और वो अपने 2-4 पंक्तियां और उसके नीचे जो कुछ कमेंट आ जाते हैं, और माफ करें नारी शक्ति आप दोनों बहनें, माफ करें मुझे, जो लड़कियां अपनी सेल्फी के साथ सुंदर फोटो चिपका करके और लाइन कविता का क जिन्हें समझ में नहीं आता है वो लिपस्टिक लगा के आ जाती है, और वो जो जो कमेंट आते हैं वाओ ग्रेट, और उन लड़कियों को जो नीचे जो नरपुंगव होते हैं, पुरुष प्रजाति में ऐसे पाए जाते हैं, वो उनको महादेवी वर्मा का खिताब दे देते हैं। तो मैं हे हाँ, देवियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, आप ऐसा अन्याय मत कीजिए। ऊपर कहीं माँ सरस्वती देख रही है और आप शापित हो जाएंगे, तो शापित ना होइए, थोड़ा सा पढ़िए लिखिए, अच्छा बड़ों से सीखिए। और ये ज्ञान ऐसा ही नहीं मिलता, हमने भी कहीं किसी बड़े के पांव दावे हैं, हमें भी ज्ञान थोड़ा बहुत कुछ मिला है। 1 मिनट बात, तो यहाँ पर एक वाकया याद आ गया आजाद भाई, जो आपने महादेवी हाँ। वर्मा का जिक्र किया। हालांकि आपका वो जो शेर है, एक मुनव्वर आना का, यूं खुद से चल के नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। एक बार क्या हुआ अंजू दीदी, सुनिएगा, नन्नी जी आप भी, कि मैंने एक शेर कहा, फेसबुक पे पोस्ट किया, और 2 दिन में उस शेर पर 22 लाइक आए। डिलीट कर दिया मैंने। 15 दिन का इंतजार किया, अपनी एक कवित्री मित्र को हमने कहा ये शेर अपने नाम से डालिए, और अब यकीन मानिए 2 घंटे में 450 लाइक, 2 घंटे में 450 लाइक। और ये हंसी की बात की, और बुरी बात क्या है वो सुनिएगा, हिंदुस्तान के बड़े से बड़े कवि जिनको हम कभी पैर छूते थे, उन्होंने महादेवी वर्मा बना दिया उनको। मेरी भी आईडी पर थे वो, मेरे वो शेर उन्हें तब नहीं दिखा था क्या? कहते हैं ना कि फेसबुक के इनबॉक्स का रास्ता कमेंट बॉक्स से होकर गुजरता है, तो वो ना करें, बड़े लोग भी ना करें और छोटे तो बिल्कुल ना करें। सही बात कह रहे हैं भाई। अब क्योंकि बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बहुत। जी दीदी, तो मुझे वहां की इतने प्रपंच पता नहीं, और ये चीज डॉक्टर कौर बेचैन जी ने मुझसे कहा भी एक बार। बहुत सारे हैं ऐसे प्रशंसक और कहते हैं कि आप फेसबुक पर आइए अंजू जी, हम चाहते हैं कि आपकी गीत गजलें हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ने सुनने को मिले। लेकिन डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि आप फेसबुक पर नहीं हो और बहुत ज्यादा उस तरह का आप पढ़ नहीं रहे हो, जान नहीं रहे हो, तो आपके गीतों में अलग तरह की वो है मिठास, अगर श्रृंगार है तो वो बिल्कुल अलग तरह का है, जो लिखा है, जो इवन आपके तुकांत है वो थोड़े अलग तरह के होते हैं। तो ऐसा वो मुझे कहते हैं, पता नहीं मेरे मन रखने के लिए कहते हैं या कैसा, तो ऐसा वो अक्सर कहते हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए क्या है ना कि किसी भी चीज का जब मतलब बहुत ज्यादा उपयोग होने लगता है तो वो दुरुपयोग हो जाता है। कहते हैं कि अति से तो अमृत भी विष बन जाता है। तो फेसबुक को फेसबुक ही रहने दीजिए, उसको अपनी जो है वो घर वाली जो डायरी है उसको नहीं बनाइए। अब क्या होता है, मैंने एक दिन आजाद जी मैंने ऐसे लिखा भी था कि फेसबुक पे अपनी जिंदगी का हर बात साझा करना जरूरी नहीं है, निजता बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। और बहुत सार्थक चर्चा हुई 3 अच्छे कवियों के साथ। बहुत सारे श्रोता हमसे अभी लगातार जुड़े हुए हैं, उनके कमेंट्स आ रहे हैं, उनकी टिप्पणियां आ रही हैं, प्रतिभा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, और वो सब चाह रहे हैं कि ये तीनों जो कवि हैं, शायर है, वो कुछ गुनगुना के कुछ सुना करके जाए। और 15-17 मिनट का वक्त हमारे पास बचा हुआ है, और मैं सुमित से शुरुआत करना चाहूंगी कि सुमित कुछ शेर, कुछ गजल, कुछ नज्म, जो भी 2-4-5 मिनट में वाइंड अप कर सकें वो करें, फिर आजाद जी के पास पहुंचती हूँ। तो मैं 4-4 पंक्तियों में 2 रख देता हूँ और फिर एक गजल रख देता हूँ।
जी जी स्वागत है। यूं कहा कि इससे पहले कि जान हारूं मैं, इससे पहले कि जान हारूं मैं, हो इजाजत तो दिल लगा लूं मैं। और जो शेर सुनाना है वो ये है कि एक तुझसे मिलन की ख्वाहिश में, एक सुमित भाई आपकी आवाज कट रही है, आपकी दोबारा से सुनाएंगे, आपकी आवाज कट हाँ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ अभी आ भी रही है, आ रही है, डिस्टरबेंस तो है आ हालांकि। रही है। इससे पहले कि जान हारूं मैं, हो इजाजत तो दिल लगा लूं मैं। और एक तुझसे मिलन की ख्वाहिश में, जाने किस किस से मिल रहा हूं मैं। क्या एक बात है। तुझसे मिलन की ख्वाहिश में, जाने किस किस से मिल रहा हूं मैं। और मैं हालांकि ये शायरी मैं इस तरीके की नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी दुनिया वालों के लिए मेरी चार पंक्तियां कि मेरे बाद की दुनिया जाने कैसी होगी, मेरे बाद की दुनिया जाने कैसी होगी, रात कहीं पर तन्हाई में रोती होगी। और इज्जत करिए आज हमारी गजलों की, इज्जत करिए आज हमारी गजलों की, कल इन पर ही दुनिया की पीएचडी होगी। इज्जत करिए आज हमारी गजलों वाह की, कल इन वाह पर ही दुनिया वाह। की पीएचडी होगी। तो एक गजल में रख देता हूं, जैसा नंदिनी जी ने जिक्र भी किया था कि मुझे एटीट्यूड का शायर बोला जाता है। एक बड़े हमारे बड़े भाई हैं और देश के बड़े पत्रकार हैं, वो हमेशा जब बुलाते हैं मंचों पे या कहीं पर भी, तो वो चार पंक्तियां अपनी पढ़ते हैं कि किसी भी दिन महफिल का रंग बदल दूंगा, बिगड़ैल शायर हूँ उठ के चल दूंगा। और उठ के तुम्हें चल जो दूंगा। कहना है कहो, सुन रहा हूं मैं, तुम्हारी हर बात का जवाब मैं कल दूंगा। तो वहां से उन्होंने मेरा नाम बिगड़ैल शायर भी रख दिया। अब आधे लोग बिगड़ैल शायर बोलते हैं, आधे तुम्हें दिलकश बोलते हैं। तो गजल ये है कि तो हैरत क्या अगर एकाध वादा टूट जाता है। आजाद भैया और अंजू जी सुने। जी। तो हैरत क्या अगर एकाध वादा टूट जाता है, मोहब्बत में तो अक्सर कर सलीका टूट जाता है। तो हैरत क्या अगर एकाध वादा टूट जाता है, मोहब्बत में तो अक्सर कर सलीका टूट जाता है। और मेरे मिजाज का शेर कि समंदर हूं, समंदर को कभी हल्के में मत लेना। हाँ समंदर हूं, समंदर वाह हूं, समंदर को कभी हल्के में मत लेना। थपेड़े जान ले लेते हैं, जज्बा टूट जाता है। वाह वाह समंदर हूं, समंदर को कभी हल्के में मत लेना। थपेड़े जान ले लेते हैं, जज्बा टूट जाता है। और इस गजल में गजल का शेर कि तुम्हें है फासलों से इश्क तो रखो मगर सुन लो, तुम्हें है फासलों से इश्क तो रखो मगर सुन लो। न हो घर में जो घर वाले तो ताला टूट जाता है। तुम्हें है फासलों से इश्क तो रखो मगर सुन लो, तो न हो घर में जो घर वाले तो ताला टूट जाता है। नहीं दुश्मन कोई बचता, नहीं रहता कोई भी दोस्त, नहीं दुश्मन कोई बचता, नहीं रहता कोई भी दोस्त। किसी के नाम जब मरघट पे मटका टूट जाता है। वाह। और इस गजल का आखिरी शेर वाह कि किसी न कोई नहीं दुश्मन कोई बचता, नहीं रहता कोई भी दोस्त, किसी के नाम जब मरघट पे मटका टूट जाता है। और यकीनन है बहुत दिलकश तेरी मकबूलियत, लेकिन यकीनन है बहुत दिलकश तेरी मकबूलियत, लेकिन किसी का दिल तू रख ले तो किसी का टूट जाता है। किसी का दिल तू रख ले तो किसी का टूट जाता है। समंदर हूं, समंदर को कभी हल्के में मत लेना। थपेड़े जान ले लेते हैं, जज्बा टूट जाता है। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा सुमित भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी आजाद जी, अब हमारे श्रोताओं को आप भी कुछ अपने पसंद का सुना दीजिए। शुक्रिया। भाई दिलकश, कमाल के दिलकश हो तुम, सच में दिलकश शायरी सुनाई है। और कुछ लफ्ज मुझ तक पहुंचे टूटे फूटे, शायद कनेक्टिविटी की वजह से, लेकिन बात अच्छी पहुंची। इस पटल पे अंजू जी ने जो शुरुआत की थी, तो अंजू जी ने एक बात कही थी, जयशंकर प्रसाद जी का जिक्र किया। मुझे उस समय एक याद आई घटना। अभी जो अप्रैल में 12 अप्रैल की बात है, मेरे पास एक फोन आता है, बोले कि मैं विजय शंकर बोल रहा हूँ। मैंने कहा कौन विजय शंकर? बोले मैं जयशंकर प्रसाद जी का प्रपौत्र बोल रहा हूँ, अजात शत्रु जी। मैंने कहा कौन जयशंकर? बोले महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का प्रपौत्र बोल रहा हूँ। तो मैं एक पल के लिए ठहर गया
कि महाकवि जयशंकर प्रसाद, मैंने उनके पाठ्यक्रम में पढ़ा था, उनका प्रपौत्र पता नहीं कहाँ से नंबर मिल गए और वो मुझे फोन किया उन्होंने। मैंने कहा सच में मैं बहुत रोमांचित हो रहा हूँ, अगर आप जयशंकर प्रसाद जी के प्रपौत्र हैं तो आपकी आवाज सुन के मुझे अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम पिताजी के नाम का, हमने दादाजी के नाम का हमने वो जयशंकर फाउंडेशन बना रखा है, प्रतिवर्ष हम कवि सम्मेलन करते हैं, किंतु इस वर्ष कोरोना की वजह से हम वर्चुअल कर रहे हैं कवि सम्मेलन, ऑनलाइन कवि सम्मेलन, आपको आना है उसमें और कुछ कवियों के नाम वगैरह बताए। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं ये बात इस पटल पर कह रहा हूँ, यात्राएं करते शब्द यात्राएं नहीं करती, पीढ़ियां भी एक दूसरे के साथ यात्राएं करती है। जयशंकर का प्रपौत्र और जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने अजातशत्रु नाटक लिखा था और वो अजातशत्रु से बात कर रहा है उनका प्रपौत्र, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ चीजें जुड़ी हुई है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उस पटल पे मैंने एक गीत सुनाया था, वो गीत आपको कुछ उसकी कुछ पंक्तियां आपको सुना देता हूँ। और जब मैं अफ्रीका, मैंने इस गीत को वहां उन लोगों ने कहा, एडिस अबाबा नैरोबी में कवि सम्मेलन थे, तो उन्होंने कहा कि आपको कविता जिंदाबाद की कुछ पंक्तियां सुना दीजिए। तो मैं कुछ पंक्तियां इस पटल पे सुना करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर हम अंजू जी को सुनने के लिए मैं भी उत्सुक हूँ। आज पहली बार दर्शन में सुनूंगा उन्हें। जी स्वागत है, स्वागत है। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया। कविता क्या है? हिंदी कविता। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया। वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया, वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया। बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया, पराधीनता की बेड़ी से करने को आजाद। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद, क्या बात है। कविता जिंदाबाद। और कविता जिंदाबाद क्यों है? ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मिरथ है। ये अजय कविता मैंने नहीं लिखी, मैं कहता हूँ ये वाचिक परंपरा के जितने कवि हैं उनको, उनकी भावनाओं को मैंने सिर्फ अपना स्वर दे दिया है। ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है। सूर कबीरा तुलसी मीरा सबका ही ये तीरथ है। सरयू के तट पर अवधि की चौपाई मुस्कुराती है, जुरुबाई उर्दू की बाहों में आकर ढल जाती है। हमारा उर्दू का भाई सुमित दिलकश यहाँ बैठा है। जुरुबाई उर्दू की बाहों में आकर ढल जाती है, नहीं बनी शागिर्द किसी की, सबकी है उस्ताद। कविता जिंदाबाद, क्या बात है। आबाद। और कहीं हमारे जिन मुनव्वर भाई का जिक्र किया, उन्होंने कहीं लिखा कि इस गली में एक भूखा किसान रहता है, ये वो जमी है जहां आसमान रहता है। कविता कहाँ रहती है? गरीब की आंसू में दुख में रहती है, माँ के आंचल से अविरल गंगा जमुना बन बहती है। कविता अनुराग भावनाएं ये कहाँ जाकर के किस तरह से लिखी जाती है हम आज तक नहीं समझ पाए, न कोई कवि लिखने वाला समझ पाया तो कविता लिख कैसे लेता है। ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती, माँ के आंचल से अविरल गंगा जमुना बन बहती है। इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है, रंग दे बसंती चोला ने फांसी का फंदा चूमा है। क्रांति संस्कारों की धरती को आबाद, कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद। कही कि कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है, कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है। माँ के मंदिर की हो जाती है, स्वर्णिम इसके शिलालेखों करती ये परवाह नहीं। पद्म पुरस्कारों की भी तो रह इसको चाह नहीं, कर जाती है भरी सभा में कहकर मुर्दाबाद। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। बहुत अच्छे। कविता की आखिरी 4 पंक्तियां, अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूँ इस कविता की। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं मेवाड़ की धरती में रहता हूँ और क्यों हूँ यहाँ पे, क्या स्थितियां यहाँ की, इस पे 2 बात कहना चाहता हूँ। आखिरी पंक्ति में आप तक पहुंचे।
कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई है, पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई है। सूर्यमल मिश्रण की अग्नि यही चंद बरदाई है, मत समझो हल्दी घाटी आज जरा सी छोटी है, मत समझो पूरी को इस एक पंक्ति पे न्योछावर कर रहा हूं, मत समझो हल्दी घाटी आज जरा सी छोटी है, परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है, परम प्रतापी महाराणा की की रोटी है। शबनम का कतरा बन जाती कभी बनी फौलाद, कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद। वाह वाह, बोली तो बोला ये गाई तो जग ने गाया, इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया, वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया, बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया, पराधी बेड़ी से करने को आजाद, कविता जिंदा। मैं जब मैं खुद भी भावनाओं में बह जाता हूँ। मैं एक अंतरा सुनाने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन पता नहीं मैं बहते बहते पूरी कविता सुना गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गीत, बहुत अच्छा गीत। और पूरा गीत सुनने की जरूरत भी थी, क्योंकि बहुत सारे नवांकुर कवि भी हमें देख रहे होंगे, उनको ये समझना होगा सुमित को सुन करके या आजाद जी को सुन करके या अभी अंजू दीदी जब अपने गीत देंगी तो सुन करके कि ऐसी ही कविता मंचों पर भी जिंदाबाद होती है और होनी भी चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंजू दीदी को, जी दीदी आपको भी बुलाती हूँ, आपको सुनाइए। जैसा कि तुमने कहा था माँ वाले गीत के लिए, तो पहले मैं 2 बार सुना देती हूँ। माँ मैं मानती हूँ कि हम सबके जीवन का आधार होती है, और जिसकी उंगली पकड़कर हम चलना सीखते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं और लंबे डग रखने लायक हो जाते हैं, तो वही माँ कहीं पीछे छूट जाती है। नंदिनी का तो सुना हुआ है, आजाद भाई आज पहली बार सुनेंगे और सुमित भाई भी शायद। जी तो स्वागत। एक गीत मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, और एक उससे पहले एक मुक्तक सुनिएगा। झुकाओ शीश श्रद्धा के शजर आशीष वाले हैं, झुकाओ शीश श्रद्धा के शजर आशीष वाले हैं, इन्हीं के हाथ से हमको मिले पहले निवाले हैं, इन्हीं के हाथ से हमको मिले पहले निवाले हैं, जले थे जिंदगी की धूप में ये उम्र भर यारों, जले थे जिंदगी की धूप में ये उम्र भर यारों, बुजुर्गों के उसी तप से मिले हमको उजाले, बुजुर्गों के उसी तप से मिले हमको उजाले हैं। इसमें जो तुकांत लिए हैं इस गीत में, मैंने ऐसा, डॉक्टर साहब कहते हैं कि माँ को किसी ने संदली नहीं कहा कभी, और माँ को कभी गंगा जली किसी ने नहीं कहा, तो ऐसा मैं आपके सामने रखती हूँ, आप सबकी कसौटी पर खरा उतरेगा। जी स्वागत स्वागत स्वागत, बिल्कुल स्वागत है। मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ, मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ, नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ, मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ, नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है। एक माँ 5 बच्चों को पाल लेती है और 5 बच्चों से एक माँ की देखभाल नहीं होती है, तब कहती हूँ प्रतीकों के माध्यम से। जी स्वागत। कई शाखें अकेली जड़ ध्यान सबका दुआ सबको, कई शाखें अकेली जड़ ध्यान सबका दुआ सबको, कभी नींदों को लोरी
गली है कभी कड़वी दवा लब को, अंधेरे रास्तों पर रोशनी की एक गली है माँ, अंधेरे रास्तों पर रोशनी की एक गली है माँ, नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। बहुत नहीं बहने दिया माँ ने कभी आँखों जा काजल, नहीं बहने दिया माँ ने कभी आँखों जा काजल, तपा मौसम तो अपनी आँख को ही कर लिया बादल, लपट लू से बचाती जो, लपट लू से बचाती जो हवा वो संदली है माँ, लपट लू से बचाती जो हवा वो संदली है माँ, नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। ठीक है, नमक और गुड़ की डली। बहुत बहुत आभार रजत भाई। अगला बंद पढ़ती हूँ। और एक बात, ये बंद जब हुआ कि आप सबने भी पढ़ा होगा कि एक बेटा विदेश से आया और अपनी माँ की सारी संपत्ति बिकवाकर उसको एयरपोर्ट पर छोड़ गया। 2 दिन तक वो वहां उसका इंतजार करती रही कि नहीं मेरा बेटा उसको लेने आएगा। कुछ इस तरह की परिस्थितियां ईश्वर करे कभी किसी के साथ ना हो। तब पढ़ते सुनिएगा। श्रवण हो या न हो बेटा मगर माँ है हमेशा माँ, राम हो या न हो बेटा मगर माँ है हमेशा माँ, नीड़ के हर एक पंछी में बसी रहती है उसकी जान, छोड़ जब से गए अपने, छोड़ जब से गए अपने छाँव में भी जली है माँ, छोड़ जब से गए अपने छाँव में भी जली है माँ, नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। बहुत खूब। इसका अंतिम बंद निवेदित करती हूँ। जैसा कि आजाद भाई कह रहे थे कि गीत सोचा था कि 2 ही बंद पढ़ूंगी, पर मुझे लगा कि जो अंतिम और सबसे विशेष बंद है वो मैं जरूर पढ़ूं। स्वागत है दीदी। मैं मानती हूँ कि माता पिता का स्नेह जिसे मिलता है उसे तो वैसे भी उसकी जाने कितनी मुसीबतें उनकी दुआओं से कट जाती हैं। तो इसलिए चलते फिरते तीर्थ आपके साथ हैं, इनका बहुत सम्मान करिए, इन्हें बहुत प्यार दीजिए, इन्हें बहुत स्नेह दीजिए। आपको नहीं पता जिनके माता पिता उनके साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, वो इस बात को बेहतर समझ सकते हैं कि नंदिनी जी और मेरी स्थिति यही है। मैं सोच रहा था ये आंखें बंद करके गीत सुन रही थी, ये रो ना दें और ये अगर 2-3 बंद और चला तो मैं रो दूंगा। मैं भी पहले पढ़ते पढ़ते रो दिया करती थी और मैं खुद बहुत भाव विभोर हो जाती हूँ इस गीत को पढ़ते हुए। और अंतिम बंद निवेदित करती हूँ कि उनका बहुत सम्मान करिए। तब पढ़ते सुनिएगा। समय रीते मगर रीते नहीं आशीष की गगरी, समय रीते मगर रीते नहीं आशीष की गगरी, सदा करती रहे छाया भरी ये प्रीत की बदरी, सदा करती रहे छाया भरी ये प्रीत की बदरी, कई जन्मों के पुण्यों से, कई जन्मों के पुण्यों से फली गंगा जली है, कई जन्मों के पुण्यों से, कई जन्मों के पुण्यों से फली गंगा जली है माँ, नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है, मेरे तन मन की मिट्टी में टाण बनकर घुली है माँ, नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ, हवा वो संदली है माँ, रोशनी की बहुत बढ़िया गली गंगा है। मन प्रसन्न कर दिया आपने अंजू जी। बहुत आभार।
पहुंचने पर जो खुशी मिलती है वो खुशी आज आपने हमें दे दी। मैं एक मुक्तक सुनाना चाहता हूँ जो मुझे याद आ गया अनायास ही। अंजू जी आप तक पहुंचा। स्वागत स्वागत। है आंचल वसुधा का जिसके हम आभारी हैं, भारी है आंचल वसुधा का जिसके हम आभारी हैं, आभारी है गगनधरा का खिली हुई फुलवारी है, फुलवारी में माँ ने ही तो दृश्य दिखाए दुनिया के हर एक रिश्ते पर माँ की ममता भारी है, दुनिया के माँ की ममता भारी है। तो सारे दुनिया के रिश्तों से बड़ा रिश्ता जो माँ का होता है, आपने इस कविता से ये बता भी दिया कि बड़ी कविता ऐसे भी कही जाती है जो साधारण सी भाषा में है कि जो नमक जैसी जरूरी भी है और गुड़ की डली भी है। ये जो आपके आसपास का जो भाषा विज्ञान है, यही आपकी उस कविता को बहुत बड़ा बनाता है। बहुत बहुत साधुवाद आपको इस एक अच्छे गीत के लिए। मन प्रसन्न कर दिया आपने आज। बहुत बहुत आभार आजाद भाई। और मैं कोशिश हमेशा यही रहती कि कुछ अच्छा और सार्थक लिखा जाए। जो भी थोड़ा बहुत मैं लिख पाती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत मैं कर पाती हूँ, तो और आप सब लोगों की सराहना मिलती है तो लगता है कि कुछ कुछ ठीक ठीक सा हो रहा है मुझसे काम। नंदिनी जी आज की आपकी बड़ी अच्छी जी आजाद जी, मैं भी यही कहने याद आई, बहुत अच्छा लगा मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अंजू जी, आजाद भाई आज पहली बार मिले हैं और उन्होंने हरीश नवल जी वाले गीत की, मैं सिर्फ बिल्कुल बहुत समय नहीं लूंगी, एक ही बंद पढ़ूंगी उसका। और वो मेरी पहचान का बिल्कुल टाइम दीदी, बिल्कुल भी टाइम हो गया है और ये स्ट्रीम यार्ड कभी भी बंद हो सकता है। तो मैं श्रोताओं मैं आप सब आजाद भाई को फिर सुनते हैं फिर इसी तरह मिलते हैं और तब बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आप सभी श्रोताओं का जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो कमेंट्स दे रहे हैं, उन सबके बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप आए, अपना वक्त निकाले। सुमित को, आजाद जी को, अंजू दीदी की यात्रा से आप सब रूबरू हुए। बहुत सारे आपके लिए वो दुआएं और शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, उन सबको हम चारों कबूल करते हैं। और अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास वालों का ध्यान रखिएगा। और ऐसे फिर अगले कड़ी में फिर ऐसे ही 3 मेहमानों के साथ आएंगे, ऐसी अच्छी शानदार सी टीम के साथ आएंगे। ज्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखती हूँ जब माँ की बात आ जाती हूँ। बस अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।